Hello and welcome to Gen X. In the last lecture, we were discussing about president and its election procedure. Okay, लगभग 2 घंटे का समय लगा था. हमने प्रेसिडेंट और उनके इलेक्शन प्रोसीजर को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. आज का लेक्चर प्राइमरली फोकस करेगा प्रेसिडेंट के फंक्शंस इंडिया में क्या क्या है, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यूज को थोड़ा ध्यान से देखें तो अब मेंस और प्रीलिम्स में बार बार क्वेश्चन प्रेसिडेंट के फंक्शंस पे आ रहे हैं. कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस इस टाइप के हैं. अगर आप हर साल को ऑब्जर्व करें, 25 यूपीएससी इन्होंने पूछा हुआ है प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर के बारे में. इंटरेस्टिंगली, नॉट इंडियाज प्रेसिडेंट्स ओनली पार्डनिंग पावर, बट वी नीड टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट विथ यूएस प्रेसिडेंट. ठीक है, थीम पकड़ने की खास जरूरत है. एग्जामिनर को यह चीज पता थी कि अगर इंडिया के प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर पे पूछा तो शायद वर्ड लिमिट कम पड़ जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसके साथ ऐड कर दिया यूएस के प्रेसिडेंट. मेन पर्पस क्या था क्वेश्चन का? प्रीएम्प्टिव पार्डन पूछना आपसे. व्हाट इज प्रीएम्प्टिव पार्डन? जनरली ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाता है. देखिए, इस तरह प्रीलिम्स और मेंस लिंक होते हैं. जनरली ये क्वेश्चन प्रीएम्प्टिव पार्डन इज अ प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन, यहां पे आपको मेंस में डाल दिया. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन आप देखिए 22 का. क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसीजर थ्रू विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड. मतलब इलेक्शन प्रोसीजर पे क्वेश्चन था. इंडिया का आपको पता होना चाहिए, वो कह रहे हैं आपको फ्रांस का भी पता होना चाहिए, क्योंकि उस साल फ्रांस में इलेक्शन हुए थे, मैक्रॉन प्रेसिडेंट बने थे. 2014 कम्यूटिंग डेथ पेनल्टी, मतलब अगेन द पार्डनिंग पावर. ये 2014 में क्यों पूछा गया? क्योंकि शत्रुघ्न सिंह केस आया था 2014 का, बहुत फेमस केस है, इसलिए डायरेक्ट उस पर क्वेश्चन बना लिया. उससे पहले देखिए, डिस्कस द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस. ये ऑर्डिनेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया है. हर एक फंक्शंस पे एक आध क्वेश्चन है. लेजिस्लेटिव फंक्शन पे है, जुडिशियल फंक्शन पे है, प्रोसीजर पे है ना. इसलिए हमें ये सभी चीजों को थोड़ा डेप्थ में जाके रीड करना है. जनरली जो 4 वॉल्स हमारी बुक्स की है लक्ष्मीकांत, उससे थोड़ा बाहर, क्योंकि लक्ष्मीकांत रीड करके आप इस आंसर को कंप्लीटली नहीं लिख सकते. इसलिए मेरे लेक्चर का प्राइमरी पर्पस ओनली लक्ष्मीकांत पढ़ाना नहीं होगा, पर उसके सिवाय कुछ डिटेल में चीजें पढ़ाना होगा. ठीक है. सर, व्हाई इज अटेंडेंस सो लो? यू मीन इन लाइव लेक्चर और समवेयर? गुड इवनिंग दीपल, गुड इवनिंग रश्मि. ऑलराइट. सो व्हाट काइंड ऑफ फंक्शंस वी हैव ऑफ प्रेसिडेंट? ओके, प्रेसिडेंट के फंक्शंस को हम वेरियस टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहला उनका जुडिशियल फंक्शन. देखिए, एज वी नो, इंडिया में वी हैव अ वेल एस्टेब्लिश्ड जुडिशरी फॉर द लीगल जुरिस्प्रूडेंस, लाइक सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. सबऑर्डिनेट कोर्ट कहना गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस पे बैन लगा दिया है. सो लोअर जुडिशरी, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के लिए भी वी हैव सर्टेन प्रोसीजर्स लाइक आर्टिकल 136 एंड 137. अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको सही नहीं लग रहा तो आप उसके लिए रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं. ठीक है. आफ्टर रिव्यू पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट, अशोक हुर्रा जजमेंट में एक नया डॉक्ट्रिन इवॉल्व किया है, जिसको कहते हैं, कौन सा है वो? क्यूरेटिव पिटीशन. सो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ गया, उसके बाद एक प्रोसीजर रिव्यू पिटीशन, एक है क्यूरेटिव पिटीशन. जब सब्सिक्वेंट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये जो पिटीशंस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सेम जजेस के पास वापस जा रहा है. तो व्हाट इफ जज ही करप्ट हो जाए? ये भी तो हो सकता है. या जो जजमेंट है वो मैलिफाइड इंटेंशन से दिया गया हो. मान लीजिए कोई जज की ही बेटी को लेके भाग गया हो, तो जज तो उसके अगेंस्ट से जजमेंट देगा ना भाई. ये भी हो सकता है ना, पर्सनल कुछ ना कुछ खुन्नस हो. ऐसे केसेस में कहीं जुडिशियल ओवररीच ना हो जाए, कहीं जजमेंट में बायस जजमेंट ना आ जाए. टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दैट इंस्टेंस, व्हाट वी हैव आर्टिकल 72. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 72 हमें एक ऐसा सेफगार्ड देता है
जो इस टाइप के जुडिशियल एक्शन से हमें बचा सकता है, क्योंकि हमें पता है सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट लॉ, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, अपेक्स कोर्ट है, तो उसके खिलाफ आप कहीं नहीं जा सकते। बट यस, वी हैव अ प्रोसीजर कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ गलत हो तो यू कैन गो टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहां कुछ चीजें बहुत ध्यान से समझना बेटा। जब भी प्रेसिडेंट कोई पिटीशन ले रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, मर्सी पिटीशन, है ना, अगर प्रेसिडेंट कोई मर्सी पिटीशन ले रहा है, वहां पे क्या वो कोर्ट ऑफ अपील के जैसे काम कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ही चैलेंज किया जा रहा है। तो इज इट ट्रू दैट प्रेसिडेंट इज एक्टिंग एज अ कोर्ट ऑफ अपील? ये यूपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। मेरी बात ध्यान से समझना। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 72 and the various judgments of Supreme Court, it is quite clear now, when Supreme Court acts for the mercy petition, it do not act as a court of appeal. ये कोर्ट ऑफ अपील की जैसे काम नहीं करता। मतलब इसको ऐसा मिस इंटरप्रेट मत कर लेना कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके खिलाफ चैलेंज किया गया है। इट इज नॉट अ कोर्ट ऑफ अपील, बट इंस्टेड इट इज एग्जीक्यूटिव सेफगार्ड। इट इज नॉट कोर्ट ऑफ अपील, इट इज एग्जीक्यूटिव सेफगार्ड। एम आई क्लियर? मतलब ये एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है जो आपको किसी भी मैलिफाइड कंडीशन से बचा सकता है, एक लास्ट होप। बट कोर्ट का काम नहीं कर रहे हैं यहां पे, इसीलिए एक जजमेंट भी आया है जहां पे ओरल सबमिशन का मना किया गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी को ओरली सुन के जजमेंट नहीं, सॉरी, प्रेसिडेंट किसी को ओरली सुन के जजमेंट नहीं दे सकता। प्रेसिडेंट फैक्ट्स को चेक कर सकता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इज नॉट एक्टिंग एज अ कोर्ट ऑफ अपील, इट इज एग्जीक्यूटिव सेफगार्ड, मियरली एग्जीक्यूटिव सेफगार्ड। क्या समझ पाए आप मेरी बात? वी हैव 5 सच सेफगार्ड्स, 5 टाइप के सेफगार्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, which is very similar to the safeguard available to the US president. डिफरेंस भी है, वो मैं धीरे धीरे करके आपको बताता हूं। पहले समझते हैं क्या है। अज्यूम कीजिए कि एक आदमी है एक्स, जिसको इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी है कि आपको फांसी की सजा दी जाती है, ठीक है। व्हाट ऑप्शंस ही हैव लेफ्ट? ये पहले एक रिव्यू पिटीशन कर सकता है, फिर क्यूरेटिव पिटीशन कर सकता है, इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि आपको फांसी मिलेगी, ठीक है। बट ये किसी तरह से प्रेसिडेंट को एप्लीकेशन देता है। प्रोसीजर बहुत ध्यान से समझना, क्या प्रोसीजर है। ही नीड टू अप्लाई टू द प्रेसिडेंट फॉर द मर्सी पिटीशन, ठीक है। प्रेसिडेंट इस अपील को ट्रांसफर कर देगा टू द होम मिनिस्ट्री। बहुत ध्यान से मेरी बातें समझना बेटा। प्रेसिडेंट विल ट्रांसफर दिस पिटीशन टू होम मिनिस्ट्री, नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए पीएमओ लिख देगा, देख लेना, जब भी क्वेश्चन आएगा यही क्वेश्चन रहेगा, आपसे वहां पे पीएमओ दिया रहेगा। बट दे ट्रांसफर दिस अपील टू होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री विल चेक द फैक्ट्स कि क्या सच में ये डिजर्व करता है कि इसकी उम्र कैद को या फांसी को उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया जाए, या फांसी से एकदम ही आजाद कर दिया जाए, क्या ये सच में डिजर्व करता है। होम मिनिस्ट्री सारे फैक्ट्स को प्रॉपर चेक करेगी, ठीक है। वंस होम मिनिस्ट्री इज डन, it will resend its recommendation to president. अब यहां पे सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल कैच हमें समझना है। When home ministry is sending this recommendation to president, whether president is binding with it or not, क्या president binding है इस recommendation से? According to Supreme Court in Maro Singh judgment, yes, President is absolutely binding by this advice. It means it is not a discretionary action of the President. President यहां अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। President have to act on the advice of Home Ministry. क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? तो जो भी होम मिनिस्टर एडवाइस देगा, होम मिनिस्टर ने कहा आजाद कर दो तो कर दो, होम मिनिस्टर ने कहा नहीं करना तो नहीं करना। President cannot amend this advice. President is absolutely binding by this advice. ऐसा मैं किस बेसिस पे कह सकता हूं? इसके बहुत सारे बेसिस हैं, जैसे कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें बहुत बार ऐसा क्लियर दिखाया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये चाहता है कि प्रेसिडेंट इन जनरल सिनेरियो मस्ट बी बाइंडिंग
by the aid and advice of Council of Ministers. तो इन अमेंडमेंट्स को ध्यान देते हुए हम ये क्लियरली कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि प्रेसिडेंट इज एब्सोल्युटली बाइंडिंग बाय द एडवाइस रेंडर्ड बाय होम मिनिस्टर। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इस एडवाइस पे काम करेगा। नाउ क्या कर सकता है? इट हैज 5 फंक्शंस टू परफॉर्म, 5 ऑप्शंस एक्चुअली, नॉट फंक्शन। ऑप्शन नंबर 1, इट कैन सिंपली पार्डन। समझना, किसी को गुनहगार कहना अलग होता है और उसे सजा देना इज डिफरेंट टास्क। Whenever you learn the legal jurisprudence, you understand, जब हम सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर पढ़ेंगे हमें समझेंगे कि पहले किसी को सजा दी, पहले किसी को कन्विक्ट किया जाता है। एक चीज होता है कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब क्या है? हम इसको दोषी मान रहे हैं, उसके बाद उस कन्विक्शन की पनिशमेंट डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो अगर आप प्रेसिडेंट को ये लगता है कि आदमी एकदम मासूम है, ये खाली लीगल सिस्टम में फंस चुका है, तो प्रेसिडेंट हैव ऑप्शंस टू रिलीज हिम not only from punishment but from conviction as well। मतलब सिर्फ सजा माफ नहीं होगी, दोष मुक्त हो जाएगा, निर्दोष साबित किया जा सकता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? So whenever president pardons someone, they have 2 options, either to complete pardon, it means release them from the punishment as well as conviction। जैसे मान लीजिए इस पे मर्डर केस रहा हो, तो प्रेसिडेंट कहेंगे ठीक है, मर्डर केस क्या था? फांसी थी, तो फांसी अब आपको नहीं होगी, आप आ जा दो, प्लस आपको मर्डरर भी नहीं माना जाएगा अगर ये कुछ ऐसे प्रूफ प्रेजेंट कर दे प्रेसिडेंट के सामने, इट मीन होम मिनिस्टर के सामने, जिससे होम मिनिस्टर सेटिस्फाइड हो जाए। एम आई क्लियर गाइस? 100%। सो हमने ये देखा कि व्हाट इज पार्डनिंग। पार्डन विल गिव अवे इवन द कन्विक्शन एज वेल एज पनिशमेंट, conviction as well as punishment। yes beta। ओके, देखिए ये हमेशा डिबेट का टॉपिक होता है कि कहीं मर्सी पिटिशन या पार्डनिंग पावर सुप्रीम कोर्ट से ओवरराइडिंग पावर तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया आप उसको चेंज कर दे रहे हो। ऐसा होता नहीं है बेटा। इट्स नॉट अबाउट लॉ। अगर आप मर्सी पिटिशन को बहुत ध्यान से देखें, एप्लीकेशन क्या होती है, इट्स नॉट अबाउट नॉलेज ऑफ लॉ, बट आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि जो जजमेंट है वो जजमेंट मैलाफाइड है। वहां लॉ नहीं देखा जाता, वहां इंटेंशन देखा जाता है कि भाई व्हाट इंटेंशन जज है प्रोनाउंस दिस जजमेंट। उसके लिए तो कोई लॉ का नॉलेज नहीं चाहिए ना। अगर ये बच्चा प्रूव कर सके कि भाई जज ने ब्राइब लेके मुझे पनिशमेंट दी है, इसमें कौन सा लॉ का नॉलेज चाहिए? सो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द प्रोसीजर बट वी विल फोकस ऑन द इंटेंशन ऑफ द जज, राइट? कि क्या, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई नया ही प्रूफ सामने आ गया हो। आप क्यूरेटिव पिटीशन दिया, आपने क्यूरेटिव पिटीशन आपकी फेल हो गई, ठीक है, अब इसके बाद डेथ वारंट इशू हो गया। डेथ वारंट इशू मत होने का मतलब क्या है? पहले आपको कन्विक्ट किया गया कि आप एक मर्डरर हो, फिर आपको पनिशमेंट मिली फांसी की, तब भी फांसी नहीं होती, फांसी देने के लिए एक सिस्टम है जिसको डेथ वारंट कहा जाता है। ठीक है, तो डेथ वारंट मतलब कितनी तारीख को कहां फांसी दी जाएगी, उसको डेथ वारंट कहते हैं। अगर डेथ वारंट इशू हो गया है, उसके बाद कोई नया प्रूफ मिला तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, फांसी पे चढ़ा दो। क्योंकि आफ्टर क्यूरेटिव पिटिशन यू कैन नॉट नॉक द डोर्स ऑफ जुडिशरी। इसके बाद आप किसी कोर्ट नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। नया प्रूफ मिल गया तो भी मार दोगे, तब हम ये प्रोसेस यूज करते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं इस प्रोसेस को? कभी ये मत समझना कि सुप्रीम कोर्ट ज्यादा लॉ का इंटरप्रिटेशन होगा, यहाँ पे रेदर किसी इंटेंशन का इंटरप्रिटेशन किया जाता है, किसी न्यू प्रूफ का इंटरप्रिटेशन किया जाता है। दैट शुड बी डिसाइडिंग प्रूफ। ठीक है बेटा जी, चलिए, तो पार्डन का मतलब मेरे हिसाब से आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल विद प्रेसिडेंट इज कम्यूट। प्रेसिडेंट कैन कम्यूट योर पनिशमेंट। व्हाट इज कम्यूटमेंट? कम्यूट का मतलब होता है चेंजिंग द वेरी मेथड ऑफ पनिशमेंट। जैसे अगर किसी को फांसी की सजा दी है तो उसको उम्र कैद में बदल दो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। किसी को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया है, उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दो। ऑलराइट, हेलो, हाँ हाँ मम्मी लेक्चर में हूँ, लेक्चर में हूँ। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक ठीक, हाँ
एक सेकंड बेटा, एक काम है, माता जी का थोड़ा अर्जेंट है। ओके, सॉरी। सो कम्यूट का मतलब क्या हुआ? कम्यूट इट मीन वी आर चेंजिंग द नेचर ऑफ पनिशमेंट, वी आर नॉट रिड्यूसिंग पनिशमेंट। फांसी की सजा है, फांसी की सजा ही होगी, उसको क्या किया? उम्र कैद में बदल दिया। रिग्रेस इंप्रिजनमेंट था, उम्र कैद में बदल दिया। हमने ये नहीं किया 20 साल की जगह 10 साल कर दी। विदाउट रिड्यूसिंग द टेन्योर ऑफ पनिशमेंट वी आर चेंजिंग द वेरी नेचर ऑफ पनिशमेंट। इसको कम्यूट कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा न्यूज में रहता है, क्योंकि ज्यादातर जो मर्सी पिटिशन डाली जाती है वो इसी चीज के लिए डाली जाती है कि भाई फांसी मत दो यार, उम्र कैद दे दो। जैसे रिसेंटली हम सब ने क्या देखा था? शबनम केस, शबनम बानो केस, जहां पे शबनम ने अपने ही परिवार के सारे लोगों को मार दिया था, उसकी वजह से उसे फांसी हुई थी, और उसने मर्सी पिटिशन डाल दी है प्रेसिडेंट के पास टू कम्यूट। पार्डन जल्दी कोई नहीं मांगता, ये सबको पता नहीं मिलेगा। व्हाट दे डिसाइड, दे डिमांड फॉर कम्यूट। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट होता है रेमिशन। रेमिशन, व्हाट इज रेमिशन? रेमिशन का मतलब है इट विल रिड्यूस द पनिशमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है तो नेचर ऑफ पनिशमेंट नहीं बदला है, आपको प्रिजन में ही रहना है, बट अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट 20 साल रहना पड़ेगा। या फिर अगर आपको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी है कि 20 इयर्स के रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, तो अब 14 इयर्स की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी। इट मीन रिड्यूसिंग द पनिशमेंट विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर। ठीक है, इट इज रिड्यूसिंग पनिशमेंट विदाउट चेंजिंग नेचर, इसको हम रेमिशन कहते हैं। आई होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे, पक्का। व्हाट इज नेक्स्ट? रिस्पाइट। नेक्स्ट इज रिस्पाइट। रिस्पाइट भी अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़े तो आपको सेम लगेगा एज रेमिशन। आपको लगेगा कि रेमिशन में भी पनिशमेंट घटा रहे हैं, रिस्पाइट में भी पनिशमेंट रिड्यूस कर रहे हैं, तो डिफरेंस क्या हुआ? समझिए, किसी को 14 साल की सजा हुई थी, उसको 7 इयर्स में कन्वर्ट कर दिया, इसी को रेमिशन, इसी को रिस्पाइट भी कहते हैं। तो डिफरेंस क्या है? देयर इज डिफरेंस। रिस्पाइट इज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ स्पेशल मेंशन। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ ग्राउंड, ग्राउंड ऑफ प्रेगनेंसी, या मान लीजिए किसी को आपने 7 साल की सजा दी या 3 साल की सजा दी, जेल में जाके उसे पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है और ज्यादा से ज्यादा 2 साल जिंदा रहेगा, तो आपकी 3 साल की सजा उसके लिए क्या है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उसकी लाइफ ही 3 साल की। एम आई राइट और रॉन्ग? तो मेडिकल ग्राउंड्स पे या फिर किसी स्पेशल ग्राउंड पे जब सजा को कम, जैसे डिसेबिलिटी आ गई, कोई सीवियर डिसेबिलिटी, किसी कोई पैरालाइज हो गया, तो किसी सीरियस डिसेबिलिटी ग्राउंड पे या डिसीज के ग्राउंड पे अगर पनिशमेंट को कम की जाए, उसे कहते हैं रेस्पाइट। मेरे हिसाब से रेमिशन और रेस्पाइट समझ पाए होंगे। रेमिशन के लिए ऐसे किसी स्पेशल ग्राउंड की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट को लगना चाहिए, हो जाएगा। रेस्पाइट के लिए स्पेशल ग्राउंड होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिप्राइम। रिप्राइम, रिप्राइम का मतलब है टेम्पररी होल्ड। व्हाट इज टेम्पररी होल्ड? लेट्स सपोज कि आपने किसी को फांसी की सजा दे दी है, सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फांसी की सजा दे दी है, वो आदमी बोला कि सर 5 दिन रुक जाओ, खाली मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ मेरे पास आ जाएगा जिससे मैं खुद को बेगुनाह साबित कर सकता हूं, बट डेथ वारंट निकल चुका है। तो अब व्हाट इफ समवन इज आस्किंग फॉर 5 मोर डेज, और आपने उससे बोल दिया 3 दिन बाद फांसी दे दूंगा, अब क्या कर सकता है? तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो फांसी को 2 दिन तक होल्ड पे डाल सकता है। ना आपकी पनिशमेंट कम की गई, ना नेचर बदला गया, ना कोई स्पेशल केस है, खाली आपकी पनिशमेंट को थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर दिया गया है। आई होप आप मेरी बातें समझ पा रहे होंगे 100%। तो प्लेसिंग ऑन होल्ड, स्पेशली ये यूज किया जाता है इन केस ऑफ लाइफ और इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस। ये ज्यादातर डेथ पेनल्टी में यूज किया जाता है, होल्डिंग ऑन, है ना? ठीक है, सो इंडियन प्रेसिडेंट विल हैव दिस 5 ऑप्शंस, और ये 5 ऑप्शंस पिटिशनर अपनी पिटिशन में डालेगा कि वो क्या चाहता है आपसे।
और आराम से होम मिनिस्टर्स को चेक करेगी, होम मिनिस्टर एडवाइज देगी और प्रेसिडेंट उस पर डिसीजन लेगा। एम आई क्लियर? व्हाइल प्रेसिडेंट इज बाइंडिंग बाय दी एडवाइस। अब मेरी बात और ध्यान से सुनना। मान लीजिए प्रेसिडेंट ने मर्सी पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, माफ करना, तुम डिजर्व नहीं करते। जैसे कसाब, निर्भया के अपराधी, ये लोग डिजर्व नहीं करते, दे डोंट डिजर्व सच काइंड ऑफ रेस्पेक्ट और समथिंग। इन दैट केस व्हाट वी नीड टू डू? अगर प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर दे रहा है मर्सी पिटिशन, मतलब अब तो आपको फांसी होगी, बट लॉ इज वेरी क्लियर, यू मस्ट हैव एटलीस्ट 14 डेज ग्रेस पीरियड। ये सब बुक्स में नहीं मिलेगा बेटा, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मर्सी पिटिशन रिजेक्ट होने के बाद भी आप उसको इमीडिएट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तुरंत नहीं मार सकते। यू मस्ट प्रोवाइड 14 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड। वाई दिस 14 डेज? क्यों? क्योंकि अपने बाकी काम खत्म कर सके, परिवार से आखिरी बार मिल सके। पता चला शाम को ऑर्डर आया कि प्रेसिडेंट ने डिनाई कर दिया, सुबह आपने लटका दिया, तो काम कैसे करेगा भाई? आखिरी बार परिवार से मिलना होगा, कुछ बकाया काम होगा, कुछ बताना होगा। सो वी हैव 14 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड आफ्टर द रिजेक्शन टिल एग्जीक्यूशन। क्या आपकी बात समझ पा रहे हैं? ये आपकी बुक में नहीं है, इसलिए आपको इसके बारे में खास पता होना चाहिए। डन है? अब देखिए, ये वो सामान्य चीजें जो हम जनरली पढ़ते हैं, बट अब नेचर ऑफ क्वेश्चन बदल चुके हैं। अब नेचर ऑफ क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वो आपसे कहेगा कि एक्सप्लेन इंडियाज प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर विथ रिलेवेंट केस लॉस। रिलेवेंट केस लॉस के साथ बताइए। ये सबसे बड़ा चैलेंज आ चुका है हमारे सामने आज, क्योंकि हर चीज का केस लॉ कैसे याद रहेगा? तो मैं आपको हर टॉपिक के साथ केस लॉ लिखवाते जाता हूं, तो हमारा मेन पर्पस मेंस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और यही वो केस लॉज हैं जो आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, इसी के कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स में होते हैं। ठीक है, तो हम बहुत सारे केस लॉस पढ़ लेते हैं जो प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर से एसोसिएटेड हैं, फिर हम उसको यूएस प्रेसिडेंट के साथ कंपेयर भी कर देंगे। ठीक है, पार्डनिंग पावर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ जो माना जाता है, दैट इज योर मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ध्यान से सुनना। सुप्रीम कोर्ट में एक डिबेट आई कि क्या प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। क्योंकि आर्टिकल 72 की अगर आप लैंग्वेज देखें तो आपको कुछ कुछ यूं लगता है कि इसके बाद जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती, है ना? चलिए एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अज्यूम कीजिए कि एक्स नाम का कोई होम मिनिस्टर है, बेकार आदमी, अभी वाले ने बहुत अच्छा आदमी है, मुझे जेल नहीं जाना, है ना? बाकी लाइव बंद करके बात करेंगे। मान लीजिए एक्स नाम का कोई बहुत बेकार आदमी है, और उनसे भी बेकार उनका बेटा है, और ये सीरियस रेप केस में इन्वॉल्व है। मैं अगेन बता रहा हूं, मुझे अभी के होम मिनिस्टर को लेते, ये जस्ट एन एग्जांपल है। ठीक है, कोर्ट में केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसे डेथ पेनाल्टी दे दी, क्योंकि डिजर्व वही करता है। अब इसके बाद अगर इसने मर्सी पिटिशन डाली है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे काम कर रहा है? होम मिनिस्टर। आपको क्या लगता है होम मिनिस्टर क्या करेगा? अपने ही बेटे को छोड़ देगा। बट अगर कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज देखें तो वो ऐसा लग रहा है जैसे प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर के बाद जजों की पावर खत्म हो जाती है, प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर एब्सोल्यूट है, ऐसा लैंग्वेज से लग रहा है हमें। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड माय पॉइंट। श्योर? मारूराम जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरिफाई किया है कि प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज आल्सो सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। ये चीज आपकी बुक्स में मिसिंग है। ऑन व्हाट ग्राउंड्स? किस बात पे जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो? इफ जो पार्डनिंग है वो मेलाफाइड इंटेंशन से हो, गलत इंटेंशन से की गई हो, या फैक्ट्स को मिस इंटरप्रेट कर दिया गया हो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस ग्राउंड पे जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। आपसे प्रीलिम्स में यही स्टेटमेंट कहेगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा कि इज प्रेसिडेंट, आपसे एक स्टेटमेंट देखिए, प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर इज एब्सोल्यूट इन नेचर। अगर आप इसको यूएस के प्रेसिडेंट से थोड़ा कंपेयर करें, यूएस का प्रेसिडेंट लिटरली आई एम टेलिंग यू, क्योंकि एज फार एज आई नो द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, उनके सेक्शन 2 में आर्टिकल 2 यूएस प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर को डिफाइन करता है।
ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट है। ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट मतलब उनका प्रेसिडेंट किसी के एडवाइस पे काम नहीं करता। अगर वो चाहे तो जस्टिस डिपार्टमेंट से एडवाइस ले, चाहे तो ना भी ले। ही एक्ट्स ऑन हिमसेल्फ, कंप्लीटली ऑन हिमसेल्फ, एंड उनका जजमेंट डिसीजन इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। जनरली जुडिशियल रिव्यू के केस में हम हमेशा यूएस को देखते हैं कि यूएस भाई सबसे इंपॉर्टेंट है जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि डॉक्ट्रिन ही वहीं से आई। मार्बो वर्सेस मेडिसिन केस 1809, वहीं से जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आया है। बट इवन द पार्डनिंग पावर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, प्रैक्टिकलिटी में बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। तो अगर पार्डनिंग पावर की मैं बात कर लूं तो यूएस प्रेसिडेंट इज नथिंग लेस देन अ किंग, एकदम किंग है। वो चाहे तो किसी भी बड़े से बड़े क्रिमिनल को आजाद कर दे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा हुआ भी है। एक प्रेसिडेंट हुए यूएस के, इंडिया के सबसे बेकार, इंडिया के सबसे खराब माने जाते हैं, निक्सन, रिचर्ड निक्सन। उनके बाद आने वाले प्रेसिडेंट ने रिचर्ड निक्सन को सारे गुनाहों से आजाद कर दिया। बोले आपने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं। इसको रिचार्डियन डॉक्ट्रिन कहते हैं, कभी बताऊंगा आराम से, बहुत मजा आएगी आपको पढ़ने। यूएस में ऐसा होता है, वहां के प्रेसिडेंट की पावर एब्सोल्यूट, ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट। ऑलमोस्ट वर्ड व्हाई आई एम यूजिंग, क्योंकि देखो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली जुडिशियल रिव्यू बता रहा है, तो वहां कुछ भी हो सकता है, जज कुछ भी ले सकते हैं। बट अभी तक के डॉक्ट्रिन में जजेस ने नहीं किया है जुडिशियल रिव्यू। इन केस ऑफ इंडिया it is explicit not, but by the definition of Supreme Court, just India's president pardoning power is not absolute, it is subject to judicial review. Please write in Maro Singh judgment, मेरे साथ प्लीज लिखते रहना बेटा, पहला जितना बोला वो लिखिए। देखा, इन मारो सिंह जजमेंट पहली लाइन लिखिए, द प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर, द प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर is collective in nature, is collective conscience in nature। मतलब वो किसी एक आदमी की बात नहीं है, सबके एडवाइस से होना चाहिए, है ना। इस कलेक्टिव कंसाइंस इन नेचर। सेकेंड पॉइंट उसमें लिखो, प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट, प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, दिस केस established, this case established that the power is wider, that the power is wider but still cannot be exercised, but still cannot be exercised on bona fide ground or bona fide intention, on bona fide intention। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट इज कहर सिंह, कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989। इससे पहले एक है कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989। इसमें मेन कंटेंशन क्या था इस केस का? इस केस का मेन कंटेंशन था कि प्रेसिडेंट ने ओरल हियरिंग ले ली थी। ओरल हियरिंग मतलब पिटिशन आया, खड़े होकर सुन लिया और डिसीजन दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट कैन नॉट फंक्शन ऑन ओरल हियरिंग। प्रोसीजर इज वेरी क्लियर, आपको एक रिटन मर्सी पिटिशन दाखिल करनी पड़ेगी, ओरल पिटिशन से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें यह कहा गया कि प्रेसिडेंट्स सेटिस्फैक्शन और प्रेसिडेंट डिसीजन इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, कहर सिंह में भी कहा गया, एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया, कहर सिंह एक्सप्लिसिटली मेंशंस दैट प्रेसिडेंट्स decision is subject to judicial review। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं बहुत लंबा डिबेट है, जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट में है, जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट में है। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि किस किस ग्राउंड पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। कहीं आप प्रेसिडेंट के हर डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू तो नहीं करवाओगे, समझ रहे कि समझ रहे हैं। तब जाके केस आया इपरू सुधाकरण। इपरू सुधाकर में ग्राउंड्स दिए हैं, किस किस ग्राउंड पे जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, और ये सब आपके प्रीलिम्स के डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर कैन बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। पहला ग्राउंड लिखिए, अकॉर्डिंग टू इपरू केस, पहला ग्राउंड
द ऑर्डर वॉज पास्ड, थोड़ा फास्ट लिखना पड़ेगा बेटा, बाकी आज के लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा. द ऑर्डर वॉज पास्ड विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ माइंड, बिना दिमाग लगाए ही दे दिया है. ठीक है, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ माइंड, सॉरी. सेकेंड, विथ मेलाफाइड इंटेंशंस, गलत इंटेंशन से होगा, विथ मेलाफाइड इंटेंशन. ठीक है. थर्ड, द ऑर्डर पास वॉज इररिलेवेंट और बेस्ड ऑन पॉलिटिकल और कास्ट बायस्ड. द ऑर्डर पास्ड वॉज इररिलेवेंट और बेस्ड ऑन पॉलिटिकल बायस्ड. ठीक है. नेक्स्ट, द रिलेवेंट मटेरियल केप्ट असाइड. कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपने चेक ही नहीं किया. द रिलेवेंट मटेरियल वॉज केप्ट असाइड, ठीक है. चलिए ध्यान दीजिए अब यहां पर ये तीनों जजमेंट, मारूराम, केहर सिंह एंड इपरो सुधाकर, इन तीनों ने मिलके दो चीजें क्लियरफाई कर दी. पहला कि प्रेसिडेंट खुद की इच्छा से नहीं कर सकता, इट इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर. सेकंड, इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू. एक तीसरी प्रॉब्लम थी, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो यहां ध्यान दीजिएगा बेटा. काफी बार इंडिया में ये हो रहा है, आप प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटिशन डाल दो, प्रेसिडेंट डिसीजन ही देते थे, बहुत लंबे टाइम तक लटका के रखा है. आप अज्यूम कीजिए कि एक इंसान है, कोई भी नाम हो सकता है, XYZ, एक्स नाम का आदमी है, जिसको एक केस में फांसी की सजा हो गई है, डेथ वारंट भी इशू हो गया है और उसकी मौत नजदीक है. उसने मर्सी पिटिशन डाला हुआ है. अब वो वेट कर रहा है कब उसको मारेंगे. उसे ये भी नहीं पता मारेंगे कि नहीं मारेंगे. ये सबसे खतरनाक बात होती है. हर सुबह उठ के उसको पहले न्यूज़पेपर चेक करना है कि आज मरूंगा कि नहीं मरूंगा. The life will become more painful than even death when every day scared you for your death, isn't it? और ये सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि काफी बार मर्सी पिटिशन में बहुत टाइम लग जाता है. इसकी वजह से पेशेंट जो प्रिजनर है वो काफी बार मेंटल इलनेस को शिकार हो जाता है, पागल हो जाता है आदमी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं उसके साथ. इसलिए शत्रुघ्न के जजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि इफ देयर इज अननेसेसरी डिले इन मर्सी पिटिशन देन वी विल अज्यूम प्रेसिडेंट हैव गिवन द मर्सी. अगर आप डिले कर रहे हो तो हम आजाद कर देंगे. क्यों? यहां सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई किया द डॉक्ट्रिन ऑफ जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. लेट करने का मतलब आपने डिनाई कर दिया है जस्टिस. तो अगर आप लेट करोगे तो हम मर्सी दे देंगे. क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? 100%. शत्रुघ्न जजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है. देखिए इसका साल कौन सा है, 2014. यूपीएससी ने उसी साल क्वेश्चन बना लिया. ऐसे यूपीएससी क्वेश्चंस बनाता है जब हमें करंट केस लॉस पता हो, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ रहा है. ठीक है, प्लीज राइट. इन दिस जजमेंट court said unnecessary delay can be a ground to commute death sentence. Can be a ground to commute death sentence. ठीक है, अभी और समझना. एक केस आपके सामने रखता हूं, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, एक बार फिर से एक बार रिवीजन करा रहे खाली. हमने एक केस देखा था कि एक बच्ची थी जिसकी उम्र 14 साल थी और उसने 18 या 18.5 साल के बच्चे के साथ भागकर शादी कर ली थी. ठीक है, भागकर शादी करने के बाद लड़की के घर वालों ने लड़के पे पॉक्सो अप्लाई कर दिया क्योंकि बच्ची बिलो 18 थी, लड़का अबव 18 था. ठीक है, वो दोनों भागे, उन्होंने शादी की, अपना घर बसाया. 2-3 साल बाद बच्ची प्रेग्नेंट भी हुई, उसने एक बच्चे को जन्म दिया. They were having a good family, happy family. Tell me one thing. What was the purpose of POXO Act? What was the purpose of POXO Act? To protect children from predatory actions.
ऐसे एक्शन से प्रोटेक्ट करना था जहां बच्चे को प्रिडेट करने का ट्राई किया जाए। जबकि आज जितने केस आ रहे हैं, ज्यादातर केस ऐसे आते हैं कि रोमियो जूलियट लग रहे हैं। रोमियो जूलियट क्लॉज का यूज किया सुप्रीम कोर्ट ने, कि ज्यादातर तो लव के केसेस हैं जहां 18 साल से थोड़ा ऊपर बच्चा है, 18 से थोड़ी छोटी लड़की है, लव मैरिज के अगेंस्ट जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने डाल दिया केस बॉक्स में, मरो जाओ जेल। आज इसका मिसयूज हो रहा है। इस एक्ट को प्राइमरली इसलिए डिजाइन किया गया था कि प्रेडेटरी एक्शंस को रोका जा सके, जो बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं उससे रोका जा सके। बट आज ज्यादातर इसका रोमियो जूलियट या फिर लव बर्ड्स पे यूज किया जाता है। अब आप इस केस की बात करो, इस केस में इस लड़के को उम्र कैद की सजा हो गई थी। जुडिशियल, लोअर जुडिशियल, हाई कोर्ट दोनों ने उम्र कैद की सजा दी, क्योंकि लॉज आर वेरी क्लियर। इफ अ गर्ल बिलो 18, बॉय अबव 18 comes in a penetrative sexual act, उम्र कैद, खत्म कहानी। और कोर्ट लॉ के अकॉर्डिंग काम करती है कि नहीं करती है, तो कोर्ट ने सजा दे दी। अब आप लोग मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या इसमें सच में बच्चे को सजा मिलनी चाहिए थी? वो एक बच्चे का बाप है, और जिस बच्चे का बाप है उसी की मदर पे रेप केस है, और लड़की खुद कोर्ट में खड़ी करी, भाई मेरा कोई रेप नहीं हुआ है, मैं प्यार करती हूँ उस इंसान से, मेरा पति है। बड़ा अजीब केस था। कोर्ट क्या कर सकता है? मैक्स टू मैक्स लॉ फॉलो कर सकता है। कोर्ट ने लॉ फॉलो किया, उम्र कैद दे दिया। अब इसमें अच्छा है इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने अपने 142 आर्टिकल का यूज किया टू प्रोवाइड कंप्लीट जस्टिस। इसे सुप्रीम कोर्ट ने लॉ तोड़कर आजाद कर दिया है अपने कंप्लीट जस्टिस का यूज करके। व्हाट इफ सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को ना अप्लाई करता तो सुप्रीम कोर्ट लॉ के अकॉर्डिंग चलता, बच्चे को उम्र कैद दे देते। काफी बार लॉज ऐसे होते हैं जिसके एप्लीकेशन में कुछ लोग फंस सकते हैं, तब जाके हमने ये प्रोसीजर डिफाइन किया हुआ है। मर्सी, समझे सर इसका पर्पस? जहां पे जज तक को पता हो कि ये गलत है, फिर भी उसे सजा देनी पड़ेगी क्योंकि लॉज है, लॉज आर वेरी क्लियर, तब जाके मर्सी पिटिशन काम कर सकता है, क्योंकि वो लॉ से बाइंडिंग नहीं होता। इस पर्पस से ये पूरा मर्सी पिटिशन डिजाइन किया गया था। ठीक है बेटो, अभी समझो, गवर्नर के पास भी सेम पावर है इंडिया में अंडर आर्टिकल 161। गवर्नर स्टेट लॉस में अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो उसको मर्सी पिटिशन दे सकता है, या सॉरी पार्डन कर सकता है। मेरी बात समझना, लॉस हमें पता है दो टाइप के हैं इंडिया में, एक यूनियन लॉस जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, एक स्टेट लॉस जिसपे स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। तो अगर स्टेट लॉ का वायलेशन हुआ है तो गवर्नर हैव ऑल दी पावर टू प्रोवाइड मर्सी। प्रेसिडेंट के पास वो पावर नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट डेथ पेनाल्टी। समझ रहा मेरी बात बेटा? डेथ पेनाल्टी के केस में 5 चीज कर सकते हो। डेथ पेनाल्टी को लाइफ इन प्रिजन में कन्वर्ट कर दो, या सजा घटा दो, या कंप्लीट फ्री कर दो। व्हेन इट कम्स टू पार्डन, पार्डन का मतलब है कंप्लीट फ्री, फ्री फ्रॉम कन्विक्शन एज वेल एज पनिशमेंट। In case of death penalty, this power is provided only to President of India. President can only pardon death penalty. क्या गवर्नर डेथ पेनाल्टी में कुछ नहीं कर सकता? कर सकता है। गवर्नर कैन कम्यूट, रेस्पाइट, रेमिट, isn't it? गवर्नर बाकी सब कर सकता है, खाली पार्डन नहीं कर सकता। लक्ष्मीकांत का 4th जो एडिशन था उसमें यहां गड़बड़ थी, फिर हमने एप्लीकेशन दिया था वो एडिट होके आ गया। अब लक्ष्मीकांत ने करेक्ट कर लिया अपने आप को। गवर्नर कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस, इसका मतलब पार्डन एज अ मेथड, गवर्नर कैन कम्यूट। ठीक है, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? तो प्रेसिडेंट के पार्डनिंग की स्पेशल पावर क्या हो गई? प्रेसिडेंट यूनियन लॉस में पार्डन कर सकता है, डेथ पेनाल्टी में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है, प्लस अगर कोई कोर्ट मार्शल हुआ है, कोर्ट मार्शल, आई नो व्हाट, आई अज्यूम दैट यू नो, जो मिलिट्री एक्शंस होता है उसको कोर्ट मार्शल कहा जाता है, मिलिट्री कोर्ट का। कोर्ट मार्शल के केस में खाली प्रेसिडेंट ही पार्डन कर सकता है, वो पावर गवर्नर के पास नहीं है। ठीक है, हाँ, बट कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत नजदीक से, क्योंकि तो आर्टिकल 72 ये भी कहता है कि कोर्ट मार्शल के अगेंस्ट जो पार्डनिंग पावर है वो अगर पार्लियामेंट ने किसी को दी हुई है, किसी ऑफिसर को,
तो वो प्रेसिडेंट ओवरराइड नहीं करेगा, या वो प्रेसिडेंट और उसके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मान लीजिए कल को पार्लियामेंट एक लॉ बनाए और पार्लियामेंट कह दे कि फील्ड मार्शल के पास पावर है कि वो भी कोर्ट मार्शल को पार्डन कर सकता है, तो प्रेसिडेंट और उससे पहले फील्ड मार्शल दोनों के पास आ जाएगा। क्या समझ रहे हैं? आर्टिकल 72 में ये बात लिखी गई जो जनरली कोई नहीं पढ़ाता, लास्ट में नोट देके लिखा हुआ है। नोट देखिए क्या लिखा हुआ कि एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैव सुप्रीम अथॉरिटी टू पार्डन इन केस ऑफ कोर्ट मार्शल, बट अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना के किसी को ये पावर कन्फर करे तो इसका वायलेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है बेटा जी। तो हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पार्डनिंग पावर के बारे में एक रफ ओवरव्यू लिया है। मैं कभी ये क्लेम नहीं करूंगा कि एब्सोल्यूट है, बट एक रफ ओवरव्यू है। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट, काफी बातों में। पहले तो दोनों कहां है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पार्डनिंग पावर है पार्ट 5 में, पार्ट 5 में आर्टिकल 70। यूएस का कहां है? सेक्शन 2 आर्टिकल 2, ये यूएस प्रेसिडेंट का लिया है। ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया की पार्डनिंग पावर इज कलेक्टिव इन नेचर। कलेक्टिव का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट अकेले नहीं, यहां पर्सनल इन नेचर। ठीक है। थर्ड, यूएस प्रेसिडेंट की पावर इंडियन प्रेसिडेंट की इज अंडर जुडिशियल रिव्यू, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, जनरली नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जनरली टर्म का यूज करना, क्योंकि बेटा यूएस में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है। जनरली नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। फिर यहां पे बाउंडेड बाय एडवाइस बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नॉट बाउंडेड बाय एनी एडवाइस बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यूएस प्रेसिडेंट के पास एक और बहुत बड़ा पावर है, एंड दैट इज प्रिज्यूम्टिव पार्डन, जो आपके यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये जो पूछा है ना यूपीएससी ने, प्रीएम्प्टिव पार्डन, ये वही है। व्हाट इज प्रीएम्प्टिव पार्डन? इंडिया का प्रोसीजर बड़ा सिंपल है, जब तक सुप्रीम कोर्ट आपको सजा ना दे दे, आपका रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन पूरा ना हो जाए, तब तक आप हमारे पास नहीं आ सकते। फर्स्ट, यू मस्ट एग्जॉस्ट ऑल जुडिशियल ऑप्शंस अवेलेबल। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो पहले आपके पास जितनी जुडिशियल ऑप्शंस है सब एग्जॉस्ट कर लो, उसके बाद ही हमारे पास आना। अमेरिका में इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अमेरिका में कोर्ट सजा दे उससे पहले ये पार्डन कर सकते हैं, इसको प्रीएम्प्टिव पार्डन कहते हैं। इवन बिफोर कन्विक्शन प्रेसिडेंट कैन पार्डन। जैसे मैंने आपका रिचर्ड निक्सन पे केसेस होने वाले थे, उनके बाद के प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं उनको प्रीएम्प्टिव पार्डन कर देता हूं, इन पे कभी कोई केस चल ही नहीं सकता। अज्यूम कीजिए एक आदमी के पास इतनी पावर कि किसी इंसान के बारे में वो कहते कि इस पे कभी केस चल ही नहीं सकता, तो कहानी खत्म हो जाए, और चल रहा है तो मैं पार्डन करता हूं, आजाद कर दो उसे। तो जुडिशरी तो मजाक बन गई। इंडिया में आप देखिए सेफगार्ड्स हैं, इंडिया में पार्डनिंग पावर किसी की व्यक्तिगत पावर नहीं है, ये कुछ सेफगार्ड्स के साथ अवेलेबल है। यूएस की पार्डनिंग पावर इज समहाउ वेरी पर्सनल टू अ पर्सन, इसे ही प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक आदमी इतना पावरफुल हो जाता है कि वो अननेसेसरी कुछ भी कर सकता है इन एनी केस। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपने समझा, इंडियन प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो डेथ पेनल्टी के केस में इवन स्टेट लॉ को भी पार्डन कर सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? बेटा ध्यान देना, लास्ट में सब पूछूंगा, और जब नहीं आया तो धुलाई करूंगा। इंडियन प्रेसिडेंट कैन पार्डन द स्टेट लॉ सब्जेक्ट्स आल्सो, अगर डेथ पेनल्टी है तो। यूएस के प्रेसिडेंट की पूरी पार्डनिंग पावर ओनली फेडरल सब्जेक्ट तक ही सीमित है, वहां पे आपको कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर मिलता है, ट्रू फेडरलिज्म। वहां आपको प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो किसी स्टेट लॉ में जाके पार्डन कर सके, वो सिर्फ फेडरल लॉ को ही पार्डन कर सकता है। स्टेट लॉ की पूरी पावर स्टेट के गवर्नर्स को दे दी गई है। इस तरह अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो कहीं ना कहीं इंडियन प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर इज वाइडर देन यूएस प्रेसिडेंट, बिकॉज देयर पावर इज लिमिटेड टू फेडरल सब्जेक्ट, मतलब सेंटर के सब्जेक्ट के साथ ही।
while Indian president can pardon even in federal subject as well as state subjects in certain cases like death penalty. Am I clear? इस तरह आपको इस पूरे क्वेश्चन का आंसर लिखना था, और जिसने इतना लिख दिया वो अज्यूम कर लो कि इसमें आपको लगभग, अगर 15 मिनट का क्वेश्चन है तो 13 के आसपास आ जाते हैं, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट होगा। स्टार्ट कैसे करेंगे? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिख रहा है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द प्रेसिडेंट पावर टू पार्डन इंडिया एंड टू यूएसए वगैरह वगैरह, अगर प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर पे क्वेश्चन आ गया, ऑलवेज स्टार्ट विथ इन इंडिया टू प्रोवाइड अ एग्जीक्यूटिव सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्ररी और मैलिफाइड जुडिशियल एक्शंस, or in case of discovery of new evidences, we have provided executive safeguard under Article 72 of Indian Constitution, which is also known as pardoning power. ये आपका इंट्रो हो गया। इंट्रो हमेशा पर्पस बताना चाहिए कि पार्डनिंग पावर क्यों दी गई है, ठीक है? जब तक आप पर्पस नहीं बताओगे इंट्रो गलत रहेगा आपका। इंट्रो के बाद आइए कौन कौन से पार्डन अवेलेबल है। अब ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, वो पांचों पार्डन को से लिस्ट करके पूरा लिख के आते हैं, जबकि ये नहीं पूछा गया आपसे क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्डन्स, तो उसमें आप सिंपली एक लिस्ट कर दो उसे। पॉइंट नंबर 1, इंडियन प्रेसिडेंट हैव 5 टाइप्स और 5 ऑप्शंस ऑफ पार्डनिंग, ठीक है? पहले लाइन में लिस्ट कर दो। दूसरा, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हैव सेड दिस, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हैव सेड दिस। इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हमें वो सब कुछ लिख देना है जो आपको पता है, तब जाके एक कंप्लीट क्वेश्चन बनता है। और फिर इंडिया और यूएस को कंट्रास्ट करने के लिए जो लास्ट पेज आपके पेपर में 3 पेज होंगे, फर्स्ट पे इंट्रो ये सब लिख दो, सेकंड का हाफ भर जाएगा, सेकंड हाफ के बाद यूएस प्रेसिडेंट के बारे में लिखना चालू करो कि यूएस प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर इज समहाउ एब्सोल्यूट इन नेचर एज फॉलोड इन प्रेसिडेंशियल मेथड। फिर एक ऐसी टेबल बना लो, ठीक है? यहां पे लिखो ग्राउंड ऑफ कंपैरिजन, किस बेस पे कंपेयर कर रहे हो, और यहां पे पूरे कंपैरिजन। ये 1 पेज का टेबल होना चाहिए आपका, जो एग्जामिनर को क्लियरली विजिबल हो, कंप्लीट मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है बेटा जी? अब क्या आप ये वाला आंसर आराम से लिख लोगे? नहीं सॉरी, लेजिस्लेटिव पावर नहीं, फर्स्ट तो आ ही जाएगा, इसके बाद भी एक था ना, हाँ 14 का। Instances of the president delay in commuting death sentence have come under public debate as a denial of justice. Should there be a time limit specified for president to accept reject such petition? क्या कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाई होनी चाहिए? यस। क्यों होनी चाहिए? शत्रुघ्न सिंह केस, शत्रुघ्न सिंह चौहान केस छाप दो। बट इसमें भी पहले आपको क्या लिखना है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पार्डनिंग। इंट्रो में हमेशा पर्पस आना चाहिए, पर्पस ऑफ पार्डनिंग, बॉडी में जो मेन क्वेश्चन पूछा है, और देन कंक्लूड, ठीक है? आई होप आप आंसर्स कर पाओगे पार्डनिंग को लेकर। थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करें जो कि टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं। आंसर आपको देना है, पहले बता रहा हूं, मैं नहीं दूंगा बेटा। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, काफी टफ क्वेश्चन है। तब तक ऑनलाइन वाले बच्चों को कुछ डाउट देख लेता हूं। इफ ऑनलाइन किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। With reference to the power of the president under Article 72 of Constitution, consider the following statement. The president, while exercising this power, sits as a court of appeal and can vertically overrule the verdict of Supreme Court? Absolutely not. Supreme Court have clarified this president do not sit as the court of appeal. Next, the convict has a constitutional right to an oral hearing before the president to present their case for mercy? No. इस केस में कहा था कहर सिंह में कहा गया कि oral hearing is not a right. Third, the exercise of power under Article 72 is subject to judicial review if the decision is based on extraneous or political motivated consideration. Absolutely true. Fourth, a petition for mercy can be filed only after the Supreme Court have dismissed the review petition against death sentence. Absolutely. ठीक है? So 3 and 4 are the correct
ऑप्शंस है क्या हमारे पास में? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 3 and 4। ठीक है, क्या आगे चल सकते हैं? सेकंड क्वेश्चन, which of the following scenario accurately describe the divergence between pardoning power and the president of and governor? ठीक है, while the president can pardon a death sentence, a governor has no power whatsoever to provide any form of relief in death penalty cases. False. Governor have power to provide relief like commute, respite, remit, reprieve. ठीक है, next, the president's power extends to punishment by a court martial where the governor's power does not. Absolutely. If a person is convicted under a law to which executive power of the union extends, the governor cannot grant a pardon even if the offense was committed within that state. Absolutely. अरे भाई, हर ऑफेंस किसी ना किसी स्टेट में ही होगा ना, क्योंकि इंडिया स्टेट्स में डिवाइडेड है। तो ये आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। कोई भी क्राइम किसी ना किसी स्टेट में होने वाला है, आकाश में थोड़ी होगा। आकाश भी हो तो स्टेट में ही आता है वो भी। ठीक है, तो खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी सही है। 2 and 3 इज करेक्टली आंसर्ड, राइट। नेक्स्ट ट्राई कीजिए। इन द context of landmark judgment in Shatrughan Chauhan versus Union of India, which of the following is considered mandatory procedural safeguard for a death row convict? The rejection of mercy petition by the president must be communicated to the convict in writing immediately. Yes. A minimum of 14 days must elapse between date of communication of the communication of the rejection and the date of execution. Inordinate and unexplained delay by the president in deciding a mercy petition is a ground for the Supreme Court to commute death sentence to life imprisonment. Yes. If a convict is found to be suffering from insanity or mental illness after the rejection of the mercy petition, the execution must be stayed. Absolutely. अगर कोई पागल वागल हो गया तो mercy petition रोकना पड़ेगा, क्योंकि you cannot kill a mentally ill person. ठीक है, all 4 options are correct. By solving this 3 prelims question and those 2 mains question, we have completed the pardoning power or judicial power of the president. ठीक है, मजा आई आप सबको पढ़ने में। अब सर आपके अलू वांट जी के क्वेश्चन का आंसर कि अटेंडेंस इतनी लो क्यों है? सिंपल रीजन, क्योंकि किसी को नहीं पढ़ना होता एक एक फंक्शन एक एक घंटे में। वी आर इन गुजरात, यहाँ सबको शॉर्टकट चाहिए। सर प्रेसिडेंट के फंक्शन 15 मिनट में हो जाएंगे क्या? हो सकते थे, तुम्हें लगता है? और करवा देता तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते? एक बार यूपीएससी का पीवाई क्यू उठा के देख लो, कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होते जो शॉर्टकट में या सिंपली सॉल्व हो जाए। सब बहुत अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो हमारी तैयारी भी वैसी ही होनी चाहिए, इसलिए हमने हर चीज को एब्सोल्यूट डिटेल करके देखा है। जब इसके बाद कोई क्वेश्चन बने उसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है बेटा जी, क्या आप सेकंड फंक्शन पे जंप करें? एक क्लियर है, जुडिशियल फंक्शन, भले मैंने लिखा हो जुडिशियल बट इट इज नॉट अ कोर्ट ऑफ अपील, ये आपको समझना है। नेक्स्ट पावर इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ये अपने आप में बहुत बवाल है सर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। हाँ प्लीज जाके फटाफट जाके बेटा। So what is ordinance making power? इसे हम प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव फंक्शंस में काउंट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 123 इस चीज के लिए इंपावर करता है हमें। 123, ठीक है, आर्टिकल 1114 सॉरी नॉट 111 213 फॉर गवर्नर। ठीक है, समझना मेरी बात। क्या है ऑर्डिनेंस मेकिंग? हमारे देश में लॉ मेकिंग का काम हमने पार्लियामेंट को दिया हुआ है। पार्लियामेंट इज द ट्रू लेजिस्लेचर इन इंडिया टू लेजिस्लेट ऑल द एक्ट्स। ठीक है, वहां पे एक प्रोसीजर है कि हर एक्ट को पास करने के लिए यू नीड टू पास थ्रू लोकसभा, राज्यसभा एंड द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इजंट इट? ये एक ड्यू प्रोसेस है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। बट देयर आर सर्टेन चांसेस दैट इट इज वेरी विजिबल
we have a necessity of a law, right? In case of emergency, not in that kind of emergency, but a normal emergency case. But your houses are not in session, either Lok Sabha, Rajya Sabha. It might be possible. अगर हाउस सत्र में ही ना हो, उसी समय लॉ की जरूरत पड़ जाए, तो क्या करेंगे? क्या हम लॉ के लिए हाउस वापस बुलाएंगे? उसका प्रोसेस बहुत लेंदी, हमने पहले देखा हुआ है, पहले सबको समन करना पड़ता है वगैरह वगैरह वगैरह. व्हाट इफ लोकसभा डिसॉल्व हो, लोकसभा डिसॉल्व हो गई हो, तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं जहां पे कोई भी ऑप्शंस अवेलेबल ना हो. तब एज एन अल्टरनेटिव, एज एन इमरजेंसी मेजर, मेरी बात ध्यान से समझना, इट इज अल्टरनेटिव but not in normal time, for emergency. As an emergency measure, Article 123 of the Constitution provides a power to President that simply enact an order, pass an order, and this order will hold same ground as of a law made by Parliament. ठीक है? President simply एक order pass कर सकता है, उस order को हम ordinance कह देते हैं. President can pass ordinance, ठीक है? And this ordinance will hold same ground as of a law made by Parliament. ठीक है? Try to understand. President cannot pass an ordinance on state subjects, क्योंकि वो President की पावर के बाहर है. We follow federal structure. इसलिए President can issue ordinance only and only on the subject matter of union government, not on the subject matter of state government. ठीक है? और समझो, once the president has proclaimed ordinance, इसका प्रोसेस क्या होगा? क्या प्रेसिडेंट खुद ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है? Is it a discretionary power? Again, Supreme Court have clarified it is not. President must act on the advice of Council of Ministers. Council of Ministers जो ऑर्डर लिख के देंगे, प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना है. That's it. President cannot change the ordinance. ठीक है? और ध्यान से सुनो बेटा, एक बार ऑर्डिनेंस आपने निकाल दिया, as I say, it is a options alternative available, but it is not actually alternative. It is not to bypass the legislative process. टेम्पररी सिस्टम है ये, है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत क्लियर था, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको टेम्पररी एप्लीकेशन ही दिया है. कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि whenever the house will come into the session, you have to pass this ordinance via house. अगर हाउस आ गया तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से आपको इस ऑर्डिनेंस को पास कराना पड़ेगा. क्या आप समझ पा रहे हैं? इन केस ऑफ फेलियर, within 6 weeks this ordinance will end. ठीक है? मतलब अज्यूम कीजिए कि आज की डेट इस 31st of March. कितना ब्यूटीफुल डे आज, फाइनेंशियल एंड हो रहा है. 31st of March इज द डेट. आज अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई, जिससे पूछूंगा मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है लोकसभा को वापस मिलने के लिए? पड़ता नहीं है. क्यों? ठीक है बेटा, काइट तो शर्म कर यार, हम आपकी पात्र वस्तु न थे. 6 month, ये तो मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया आपको कि सेशन के बीच मैक्सिमम गैप 6 month हो सकता है. इससे कम गैप हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता. नाले को कम भी मना कर तुम लोग यार. कम तो कितना भाई, अगले दिन सेशन बुला लो. नॉट मोर देन 6 month. ठीक है? तो मान लीजिए इस दिन लोकसभा डिसॉल्व हुई, 6 month मैक्स टू मैक्स गैप है, तो 6 महीने, मान लो 6 month के लास्ट डे पे हमने लोकसभा को फिर से गैदर कर दिया. लोकसभा आ गई, बट ये ऑर्डिनेंस पास ही नहीं कराया. अब 6 वीक और चल सकता है कि नहीं? तो 6 month प्लस 6 weeks, इट इज द मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस. क्लास 3 लेवल पे एग्जाम हो जाते हैं. 1-2 इसमें यूपीएससी या 1-2 में कम होता है, ये क्लास 3 लेवल का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लाइफ ऑफ ऑर्डिनेंस, कब तक मैक्सिमम चल सकता है. तो मान लो भाई हाउस का सेशन ने बुलाया तो 6 month तो सेशन ने बुलाया, और सेशन बुलाने के बाद मैक्स टू मैक्स 6 weeks, तो मैक्सिमम 6 month
6 वीक इज द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस, 6 months and 6 weeks. How you understood? 6 months delay between 2 sessions, maximum delay, and 6 weeks the maximum life of ordinance. ठीक है, और समझो ये प्रोसेस तो बड़ा इजी है, इसमें कोई लेना देना नहीं, पर इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल्स ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। काफी बार होता यूं है कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं, स्पेशली एग्जीक्यूटिव्स, दे वांटेड टू बाईपास लेजिस्लेटिव प्रोसेस। डिबेट नहीं करवाना किसी टॉपिक पे, डिस्कशन ही नहीं करवाना है, कुछ नहीं करना है, तो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? इशू ऑर्डिनेंस। सेशन खत्म हुआ, ऑर्डिनेंस इशू कर दो। इससे क्या होगा? टाइम बच जाएगा आपका, बट इज नॉट ट्रू, क्योंकि डेमोक्रेसी में लॉ मेकिंग, स्पेशली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में, लॉ मेकिंग इज द टास्क ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, है कि नहीं? अब सारे इलेक्टेड मेंबर को बाईपास करके सीधे प्रेसिडेंट का यूज करेगा, गलत है। इंडिया में इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है बाई रीप्रमलिगेशन। बार बार ऑर्डिनेंस इशू कर देते हैं। समझना कैसे? मान लीजिए अभी सेशन खत्म हुआ, मैंने एक ऑर्डिनेंस इशू कर दिया 4 महीने बाद सेशन आएगा, 6 वीक का टाइम तो मिला ना, 6 वीक में सेशन ही खत्म हो जाता है, ठीक है? और जैसे 6 वीक खत्म हुआ, फिर से सेम ऑर्डिनेंस इशू कर दो। ज्यादातर गवर्नमेंट्स यही करती है, वो ऑर्डिनेंस को री इश्यू करती रहती है कुछ ऐसे मैटर में जो सेंसिटिव है, जहां पे डिबेट और डिस्कशन ज्यादा हो सकता है, तो वो ये बाईपास रास्ता यूज करते हैं। पर ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। Even Supreme Court have called it as, in DC Badwa case, a fraud on constitution. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट्स का ये जो मेथड है वो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रॉड है, यू कैन नॉट यूज दिस। व्हाई? एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, और ध्यान से समझना। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, क्या कोई बता सकता है व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन? कलरेबल लेजिस्लेशन ये कहता है कि जो आप ऐसे नहीं कर सकते वो आप वैसे भी नहीं कर सकते। इन सिंपल, द थिंग्स विच इज डिनाइड बाय दिस प्रोसेस इज नॉट डिनाइड बाय एनी अदर प्रोसेस। काफी बार काफी अथॉरिटीज अपने पावर के बाहर जाके काम करने लगती है। कैसे? देखिए, लोकसभा का कुछ काम होता है, ठीक है? मान लीजिए वो काम ऐसा कहा गया कि लोकसभा की लाइफ 5 years की होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर रिगार्डिंग दैट। 5 साल में आपको इलेक्शन कराना ही है, मतलब एनी कॉस्ट में आपको 5 साल में इलेक्शन कराना ही है। नहीं करवा सकते, पॉसिबल नहीं है। तो जो ऐसे पॉसिबल नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? इमरजेंसी लगा देती है, जैसे इंदिरा गांधी ने किया था। इमरजेंसी इंपोज करते ही आप इमरजेंसी में 1 साल इंक्रीज कर सकते हो। ये हुआ कलरेबल लेजिस्लेशन। एनी इलीगल एक्ट which cannot be done via one method should not be done via second method. ठीक है? जैसे लॉ मेकिंग, अगर कोई लॉ पास नहीं हो रहा है लोकसभा में, आप बार बार ट्राई करते हो, नहीं पास हो रहा, मतलब लॉ मेकर्स नहीं चाहते उसे बनाना, तो उसे आप प्रेसिडेंट के द्वारा में नहीं कर सकते, वो गलत है। ऑर्डिनेंस इन इंडिया बिकेम अ कलरेबल लेजिस्लेशन। जब इसका पर्पस क्या था? टू इंप्लीमेंट इमरजेंसी मेजर्स। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, पक्का? इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस मेथड रीप्रमलिगेशन इज अ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको ये कभी नहीं करना चाहिए। अब व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 123, प्रेसिडेंट्स, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, ये टर्म लिखा गया है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ऐसी सिचुएशन है कि ऑर्डिनेंस निकालना चाहिए और सेशन हाउस में, सॉरी, सेशन में हाउस नहीं है, लॉ समझ, मेरी बात समझ बेटा, ज्यादा टफ तो नहीं हो रहा ना, स्पीड ज्यादा नहीं आ रही ना, ऐसा तो मुझे बोला मैं स्लो डाउन कर जाऊंगा, काफी हो गया, मैं बढ़ाते पढ़ाते तो में निकल जाता हूँ, क्योंकि पढ़ाने की एनर्जी होती है, फिर जब लेक्चर खत्म होता है तो लगता है जान निकल गई मेरी। पढ़ाते समझ नहीं आता, लेक्चर के बाद ये सब दुखता है। तो मैं अगर ज्यादा एनर्जेटिक हो जाऊं और स्पीड में टर्म्स जाने लगे, आपको टर्म्स समझ में ना आए, तो मुझे रोक लेना, आई विल एक्सप्लेन अगेन।
हम थोड़ा स्लो जाएंगे, है ना। आई एम नॉट हियर टू विन अ कप कि कितने कम लेक्चर्स में सब खत्म कर दिया। माई प्राइम जॉब इज टू मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है। हाँ, एट सर्टेन लेवल कि आप इसके बाद 50 लोगों के बीच नहीं, लाखों के बीच में बैठे हो तो भी आपको सबसे ज्यादा आता हो। दैट्स माई प्राइम ड्रीम। एक ही जिंदगी में सपना है मेरा, अगर कोई मेरे बच्चा बैठा है ना तो उसके सामने टीचर भी बोलने से पहले सोचे और वो मन में स्माइल करे, अरे सर ने पढ़ाया था, मजाक थोड़ी है। और अगर इस चीज में कहीं में ज्यादा स्पीड में निकल जाऊं या कुछ ज्यादा डेप्थ में चला जाऊं जहां आपको ना समझ में आए, तो आप मुझे रोक देना, हाथ खड़ा करना, आई स्लो डाउन, ठीक है। अभी बहुत स्पीड तो नहीं हुई ना। कलरेबल लेजिस्लेशन समझ में आया? जो कान ऐसे नहीं पकड़ सकते क्योंकि गलत है, वो ऐसे भी नहीं पकड़ सकते, वो भी गलत ही है, इसको कलरेबल लेजिस्लेशन कहा जाता है, ठीक है। इंडिया में ऑर्डिनेंस मेकिंग की पावर का ज्यादातर इस तरह मिसयूज करते हैं। कैसे मिसयूज करते हैं? मान लीजिए एक एग्जांपल समझिए, 2014 में लोकसभा इलेक्शन बीजेपी जीत गई, बट राज्यसभा में इतनी जल्दी मेजोरिटी नहीं मिलती। वहां तो हर 2 साल में 1/3 लोग चेंज होते हैं, धीरे धीरे 6-7 साल लगते हैं मेजोरिटी आने में, ठीक है, क्योंकि यहाँ मेंबर स्टेट से आ रहे हैं, यहाँ डायरेक्टली इलेक्टेड है। तो मान लीजिए मेजर स्टेट में गवर्नमेंट दूसरे पार्टियों की है, तो राज्यसभा में इनको मेजोरिटी नहीं है, तो इनका बिल राज्यसभा से नहीं पास हो रहा, ठीक है। मतलब आप इसका लॉ नहीं बना सकते भाई। ये क्या करते हैं, प्रेसिडेंट का यूज करके सीधा ऑर्डिनेंस निकाल देते हैं, कलरेबल लेजिस्लेशन का डालते हैं, ठीक है। अब निकाल दिया, कोई बात नहीं, चलो ये भी ठीक है। बट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि इफ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है भाई साहब प्रेसिडेंट सेटिस्फाई कब होते हैं? व्हाट इज प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन? अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई नॉर्मल टाइम में तो कि भाई मुझे तो ऑर्डिनेंस निकालना है, बस मेरी मर्जी, ऑब्वियसली उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर प्रेसिडेंट से करवाए तो गलत हो गया ना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन इज नॉट फाइनल एंड नाइदर प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन इज एब्सोल्यूट, इट इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। अगर हमें ये लगता है कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन मेलाफाइड ग्राउंड पे है, गलत ग्राउंड पे है, तो बाईपास लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, टू इनेक्ट कलरेबल लेजिस्लेशन है, वी कैन स्ट्रक डाउन दिस ऑर्डिनेंस। क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं बेटा जी? पक्का? कहां डाउट आया बोल? समझ में आ गया? ठीक है। तो प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन इज नॉट एब्सोल्यूट एंड फाइनल, इट इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू on the grounds of malified intention or to bypass legislative processes or to enact colorable legislation, ठीक है। ऑर्डिनेंस का कहानी समझ में आया आप लोगों को? पक्का? अब इसमें केस लॉस कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है, कौन कौन से केस लॉस अवेलेबल है। देखिए, इसके केस लॉस 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला, आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको हम बहुत फेमस बैंक नेशनलाइजेशन केस भी कहते हैं। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी ने 14 बैंक, मेजर बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था, और इंदिरा गांधी ने कोई एक्ट नहीं पास किया था, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस निकाल दिया था, खाली एक ऑर्डर पास कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि प्रेसिडेंट्स ऑर्डर इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। क्या मेरी बात समझ पाए हैं बेटा? पक्का? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए, सेकंड इज डीसी वाधवा। ये इंडिया की हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट केस है ऑर्डिनेंस में, डीसी वाधवा केस। बिहार गवर्नमेंट 1987 तक, मात्र 10 सालों में बिहार ने 267 ऑर्डिनेंस इशू किए थे, 267 लॉज बिना स्टेट लेजिस्लेचर के पास के बना लिया था, इसको बाईपासिंग लेजिस्लेचर कहते हैं। और उसके अगेंस्ट केस था डीसी वाधवा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपना टफेस्ट स्टैंड इस केस में लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन नॉट डू दैट, और तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरा इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो ध्यान से सुनो, लेट्स सपोज, पहले ध्यान दे दो फिर लिखने का टाइम दे दूंगा मैं भी थोड़ी देर में कमेंट भेज करूंगा, तब आप लिख लेना। अज्यूम करो कि प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया, और इस ऑर्डिनेंस में उसने कुछ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को बेनिफिट दे दिया,
प्रेसिडेंट कल एक ऑर्डिनेंस पास किया, बोले अब से किसी भी एक समुदाय XYZ कम्युनिटी को 10% रिजर्वेशन है, ठीक है, बट ऑर्डिनेंस तो परमानेंट नहीं होता, वो कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगा। जब ऑर्डिनेंस खत्म हो गया तो क्या ये बेनिफिट कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा जो दे दिया है? क्या उस कम्युनिटी को 10% रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने देसी वादवा में कहा, एंड देन फाइनली इन कृष्ण कुमार जजमेंट, कि एनी बेनिफिट क्रिएटेड वाया ऑर्डिनेंस व्हेन इट लैप्स्ड आल्सो लैप्सेस। कंडीशन अप्लाइड, ये इरिवर्सिबल होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा बेनिफिट दिए जो इरिवर्सिबल है ही नहीं तो कैसे रिवर्स करोगे? जैसे प्रेसिडेंट ने मान लीजिए कह दिया कि अगर सर्टेन कम्युनिटी की डेथ के बाद उनको जलाने की लकड़ी राष्ट्रपति देगा, मजाक है, और आप उमर गए जला दिया, आप बोलते हो वापस लकड़ी वापस करो, थोड़ी होता है। रिवर्सिबल एक्शन होना चाहिए। एनीथिंग विच इज रिवर्सिबल इन नेचर एंड बेनिफिट कन्फर्ड विल बी लैप्स्ड आफ्टर प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस, ठीक है। मान लीजिए प्रेसिडेंट ने ये ऑर्डिनेंस लोकसभा और राज्यसभा के सामने रखा जब हाउस आ गया था, और लोकसभा और राज्यसभा ने इस ऑर्डिनेंस को एक्सेप्ट कर लिया, तब इट विल बिकम एन एक्ट। ये सीधा एक्ट बन जाएगा और सारे बेनिफिट कंटिन्यू रहेंगे। अगर हाउस ने रिजेक्ट कर दिया, ऑल बेनिफिट विल लैप्स। हाउस ने एक्सेप्ट कर लिया, दिस ऑर्डिनेंस विल बिकम एन एक्ट एंड ऑल द बेनिफिट्स कन्फर्ड बाय इट विल कंटिन्यू। एम आई क्लियर गाइस? श्योर? क्या आप केस लॉ समझ पाए हैं? पक्का? प्लीज राइट। अब जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं, आपको जो भी पूछना बेटा आप लोग पूछ सकते हो। जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं, यू कैन आस्क मी एनीथिंग बेटा। कोई कुछ पूछता ही नहीं है यार, क्या बेकार बैच मिली है, कोई कुछ नहीं पूछता। ये सारी चीजें पढ़ ली बेटा आप लोगों ने? एक बार रिवाइज करा दूं? प्लीज ध्यान दीजिए, लिखने में काम आएगा आपको। डीसी वाधवा, president's satisfaction is not absolute, it is subject to judicial review. Sorry, RC Cooper, DC वाधवा, repromulgation is unconstitutional, वो आप कर ही नहीं सकते। कृष्ण कुमार, any benefit conferred will be lapsed once the ordinance making power stops। अच्छा, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बताता हूं, can president take away fundamental right by ordinance? क्योंकि पार्ट 3 में अगर सेम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास तो पावर है कि फंडामेंटल राइट भी चेंज किया जा सकता है, तो व्हाट अबाउट प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस? अंडर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 ऑर्डिनेंस फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉ, मतलब ऑर्डिनेंस फंडामेंटल राइट्स नहीं स्नैच कर सकता, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। और इतना ही नहीं, ऑर्डिनेंस के यूज करके आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते। Ordinance cannot be used to amend the constitution or either to take away your fundamental rights। ये दो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, याद से लिख लेना। ऑर्डिनेंस खत्म बेटा जी, पूरा समझ लिए। अब चलो इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, डिस्कस द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू promulgate ordinance under Article 123. What are the constitutional safeguard against its misuse? ठीक है, क्या आप लिख लोगे? तो in case of emergency or unforeseen situations, the President of India is empowered to promulgate ordinance as a temporary measure for the safeguards of citizen and its subjects। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स? तो मैंने अभी बताया, इट इज नॉट प्रेसिडेंट्स पर्सनल और डिस्क्रिशनरी पावर। प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, बेनिफिट्स विल लैप्स, जो मैंने अभी पढ़ाया आपको वही सब आपके कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स भी अवेलेबल है, और विद इन 6 वीक आपको पास कराना है दोनों हाउसेस से, मैक्सिमम 6 मंथ का ही गैप हो सकता है, ये सारे सेफगार्ड्स अवेलेबल है जिससे इसका मिसयूज ना किया जा सके। ऑलराइट, अब आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तब तक मैं ऑनलाइन वाले बच्चों को थोड़ा डाउट्स ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। सर, एक ऐसा ऑर्डिनेंस जिसको पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया उसे भी रीप्रोमुलेट किया जा सकता है? बेटा यही तो कर रहे थे, इसलिए डीसी वाडवा केस आया था। बिल्कुल किया जा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं, बट अब नहीं किया जा सकता। अब रीप्रोमुलेशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल आफ्टर डीसी वाडवा केस। सिंधिया, तेजल, बेटा जो भी हो प्लीज टाइप करके डिलीट करना, क्या है ये सब। With reference to President's power to promulgate ordinance under Article 123, consider the following statement. The satisfaction of the President regarding the necessity or immediate action is final and conclusive and cannot be challenged in any court of law. Which case? R.C. Cooper. ठीक है। An ordinance promulgated under Article 122 cannot be used to give retrospective effect to a tax law provided it does not violate Article 14. False. ऑर्डिनेंस का यूज करके हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डाल सकते हैं क्योंकि इसके पास पूरी पावर है फंडामेंटल एज अ लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। ये पहले ही बता रहा है कि आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं, अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा है तो बिल्कुल कर सकता है ना भाई। हाँ, फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकता, अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बट विदाउट वायलेटिंग फंडामेंटल राइट अगर कोई ऐसा ऑर्डिनेंस है जो इशू किया जाता है और रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई हो रहा है इन केस ऑफ टैक्सेशन, तो आर्टिकल 20 में प्रोटेक्टेड है। आर्टिकल 20 रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्रिमिनल लॉस के लिए मना करता है, सिविल लॉस के लिए नहीं। थर्ड, इफ एन ऑर्डिनेंस इज नॉट laid before both house of parliament is does not automatically lapse but remain valid until specific repeal by गलत है, अगर दोनों हाउस के सामने नहीं रखा तो 6 वीक्स में ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। फोर्थ, the power to issue an ordinance is co-extensive with the legislative power of the parliament including power to amend the constitution. यहां तक सही है, इट इज co-extensive with legislative power of the parliament, मतलब जो पावर पार्लियामेंट के पास है वही पावर प्रेसिडेंट भी। सॉरी, सेकंड राइट है, कौन बोला है? मैंने बोला? अच्छा हाँ, सॉरी, हाँ बिल्कुल राइट है, मैंने वहां टिक गलत किया हुआ है, बिल्कुल राइट है। फोर्थ इज इनकरेक्ट, यू नो डाउट इसकी पावर एक्सटेंसिव है एज कंपेयर टू पार्लियामेंट, बट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते, मैंने आपको पहले बताया। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ओनली 2 इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज राइट। टफ क्वेश्चन है ना, मजा आई? तो भाई साहब जिस एग्जाम की तैयारी करो उसमें यही लेवल चाहिए, चिंदी वाले लेवल से कुछ नहीं होता। लक्ष्मीकांत पढ़ के खुश हो गए। कोएक्सटेंस मतलब जो पावर्स इसके पास है वही पावर्स इसके पास है, तो कोएक्सटेंसिव कहा जाता है। जो काम पार्लियामेंट कर सकती है वही काम प्रेसिडेंट भी कर सकता है, ठीक है। अगर सपने बड़े बड़े देखने हैं, मेहनत भी बड़ी करो, चिंदी वाली मेहनत से बड़े सपने नहीं होते, है कि नहीं। बाकी 2 घंटे में प्रेसिडेंट पढ़ा के जाने की मेरी कैपेबिलिटी है, मैं तो 15 मिनट पढ़ा सकता हूँ भाई। करना क्या है, 5 पीपीटी खोल दो, एक पीपीटी में पार्डिंग लिख दो, एक पीपीटी में वो। बट बच्चे ऐसे क्वेश्चन जब सामने आते हैं हिल रह जाते हैं कि भाई इसका क्या आंसर लिखेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर तो क्या क्या पढ़ा के चले गए। ये ट्राई करो। कंसिडर द फॉलोइंग सिनेरियो regarding the ordinance making power of president and governor. While the president can issue an ordinance on any subject in the union list, the governor requires president's instruction to issue an ordinance on any subject in the concurrent list. False. गवर्नर 3 केसेस में गवर्नर को प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए, अगर उस लॉ में लिखा हो कि प्रेसिडेंट की परमिशन लेना है तो, या कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट की परमिशन लेना है तो, या थर्ड बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के वो काम ही ना हो पाए तो, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि कंकरेंट लिस्ट पर प्रेसिडेंट की परमिशन लेना है। An ordinance issued by president during a proclamation of emergency can extend to subjects in the state list. Next, proclamation, an ordinance issued by president during a proclamation of emergency can extend to subject in the state list. इमरजेंसी में प्रेसिडेंट की पावर्स यूनिटरी पावर हो जाती है। If both house of the parliament passes a resolution disapproving an ordinance,
the president can immediately reissue the same ordinance? No. After DC Wadhwa, it is unconstitutional. तो कितना करेक्ट हुआ? Only 2. B is the correct answer. डन है? अब सबसे खतरनाक टॉपिक, बोर हो गए? हो गए? ब्रेक चाहिए? सोचना भी मत, लिखो। वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, सबसे खतरनाक टॉपिक है सर। अभी तक जितना टाइम लगा उसमें सेम टाइम इसमें लगेगा। वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। चलो स्टार्ट करूं? ओके देन, व्हाट इज वीटो पावर? समझना, इंडिया में कभी कभी हैस्टी लेजिस्लेशन हो सकता है, जल्दबाजी में लॉ बना दिया गया हो सकता है ना। टू काउंटर दिस, कि कहीं कोई जल्दबाजी में लॉ ना बन गया हो, एक फाइनल अथॉरिटी भी है प्रेसिडेंट के पास, कि प्रेसिडेंट उसको, प्रेसिडेंट के साइन के बिना वो लॉ नहीं बन सकता। इसीलिए प्रेसिडेंट को पार्ट ऑफ पार्लियामेंट माना जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट इटसेल्फ एक्ट्स इन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के साइन मैंडेटरी है। बिना प्रेसिडेंट के साइन की कोई भी बिल कभी एक्ट नहीं बन सकता। Am I very clear? अब यहां कुछ चीजें ध्यान देना। What options are available with the president जब ये बिल उनके पास साइन करने जाता है तो? क्योंकि जनरली अभी तक हमने यही पढ़ा कि इंडिया का प्रेसिडेंट इज मेयरली अ रबर स्टैंप, जिसके पास खुद की कोई पावर नहीं, यही पढ़ा है। आज मैं आपको पढ़ाता हूं कि इंडिया का प्रेसिडेंट कितना पावरफुल है, और वो अगर अपनी पे आ जाए तो वो क्या क्या कर सकता है। ठीक है, देखिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है अगर प्रेसिडेंट के पास कोई बिल जाता है तो। पहला, प्रेसिडेंट कैन गिव हिज एसेंट। गिव हिज एसेंट मतलब साइन करो, काम खत्म करो। ठीक है, प्रेसिडेंट ने जैसे ही एसेंट दे दिया, बिल बन गया एक्ट। ठीक है, सेकंड, प्रेसिडेंट कैन विथ होल्ड हिज एसेंट, मना कर दे, नहीं साइन करना। और अगर एक बार प्रेसिडेंट ने मना कर दिया तो बिल वहीं का वहीं खत्म हो जाता है, द बिल विल डाई। सोचो, लोकसभा में बिल लाया गया, बड़ा डिस्कशन हुआ, राज्यसभा में लाया गया, बड़ा डिस्कशन हुआ, उसके बाद एक आदमी उसको खत्म कर सकता है खाली साइन करने से मना कर दे तो। बट दिस पावर इज नॉट एब्सोल्यूट। प्रेसिडेंट हर केस में साइन करने से मना नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर, प्रेसिडेंट 2 केसों में मना कर सकता है। पहला, अगर वो बिल प्राइवेट मेंबर बिल, यू नो वेरी वेल प्राइवेट मेंबर बिल, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है, एनी बिल प्रेजेंटेड बाय अ पर्सन हु इज नॉट अ मिनिस्टर। ठीक है, सेकंड, जो बिल पास हुआ था वो जिस लोकसभा ने या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने किया था वही डिसॉल्व हो गए। याद कीजिए, डिसोल्यूशन ऑफ बिल, लोकसभा ही डिसॉल्व हो गई भाई, नई लोकसभा आई और नई लोकसभा ने प्रेसिडेंट को एडवाइस दिया कि नहीं साइन करना, तो प्रेसिडेंट विल सिंपली विथहोल्ड हिज एसेंट। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, अगर न्यू लोकसभा के एडवाइस है कि इस बिल को साइन नहीं करना है, प्रेसिडेंट इन 2 केसेस में ही विथहोल्ड कर सकता है, बाकी प्रेसिडेंट किसी भी केस को विथहोल्ड नहीं कर सकता। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? पक्का? थर्ड, ध्यान से सुनना, आफ्टर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में प्रेसिडेंट वीटो के लिए मना नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट इज बाइंडिंग टू गिव हिज एसेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो प्रेसिडेंट को साइन करनी ही पड़ेगी। 42nd अमेंडमेंट से एक और अमेंडमेंट किया गया था, प्रेसिडेंट हर केस में बाइंडिंग हो गया। फॉर एग्जाम्पल, यूके में जहां तक मुझे याद है एक एग्रीमेंट हुआ था 1688 में, जब किंग ने अपनी पावर छोड़ दी थी और पार्लियामेंट वहां की पावरफुल हो गए थे, किंग खाली नॉमिनल हेड हो गया था। तब से लेकर आज तक इंग्लैंड में वहां के राजा ने एक भी बिल ऐसा नहीं जिसमें साइन करने से मना किया। 400 साल में हर बिल पे साइन करना पड़ता है उसे। इंडिया में इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसा ही प्लान किया था। 42nd अमेंडमेंट से उसने लिख दिया कि प्रेसिडेंट इज बाउंड टू
एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ ईच एडवाइस रेंडर्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो बोलेगा सब करना पड़ेगा, बट 44th अमेंडमेंट से उसे चेंज कर दिया गया है। तो अब प्रेसिडेंट हर केस में बाइंडिंग नहीं। किस केस में है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के केस में। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? पक्का? ये हो गया उसका एब्सोल्यूट वीटो, उसको कहा जाता है। आइदर गिव द एसेंट और विथहोल्ड एसेंट। तो अगर प्रेसिडेंट अपना एसेंट विथहोल्ड कर दिया तो उसको एब्सोल्यूट वीटो का नाम दे दिया जाएगा। ठीक है। सेकंड, प्रेसिडेंट कैन सिंपली रिटर्न द बिल कि भाई रिकंसिडरेशन करो, फिर से सोचो, जरूरी है सोचना। ठीक है, रिकंसिडरेशन भेज सकता ना प्रेसिडेंट, रिटर्न द बिल। इंडिया में जनरली ये नहीं होता कि प्रेसिडेंट ने कभी कोई बिल रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर दिया हो, जनरली कभी नहीं होता है, बट हुआ है। एक बिल था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, 2006, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमारे राष्ट्रपति थे। उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का बिल रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दिया था। सर अभी क्या नया नाटक लाए? देखिए, एक जगह घुस रहे तो घुसते घुसते जाना पड़ेगा, ठीक है, और थोड़ा समझना पड़ेगा, समझो। हुआ यूं था कि सोनिया गांधी, जो उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थी बरेली से, उनको चेयरमैन बनाया गया नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का, एनएसी। ठीक है, तो अपोजिशन ने कहा कि भाई साहब एनएसी इज अ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि सरकारी है, आप इसके चेयरमैन कैसे बन सकते हो? और सेम टाइम पे आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो, तो आपको तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है और कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर, इन केस ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हाँ या ना? और ऐसे बहुत सारे केसेस आने लगे। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, उसने एक दिमाग चलाया, उसने एक लॉ पास कर दिया और इस लॉ में 71 ऐसी पोस्ट इनलिस्ट कर दी कि आप अगर इन पोस्ट पे बैठे हो तो उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, विच इंक्लूडेड नेशनल एडवाइजरी, सिंपली इंदिरा गांधी की पोस्ट को, सॉरी सोनिया गांधी की पोस्ट को बचाने के लिए। ठीक है, ये लॉजिक अप्लाई किया गया था यहां पे। कुछ ये कहते हैं, कुछ कहते हैं कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो एक्चुअली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं, क्योंकि उस पोस्ट पे कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई बेनिफिट नहीं होता है, वो तो खाली गवर्नमेंट की सर्विस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सॉरी, इसलिए पहले ही तो सोनिया गांधी को लगा कि भाई डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी, तो सोनिया गांधी क्या दिमाग चलाया, एनएसी के चेयरमैन से भी रिजाइन कर दिया और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी रिजाइन कर दिया, डिस्क्वालीफाई करने उससे पहले रिजाइन कर दिया। फिर ये एक्ट पास हुआ और इस एक्ट को रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर दिया पीछे से। ठीक है, अब होता क्या है सर, जब रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया गया तो ये गया बिल प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी के पास। प्रेसिडेंट ने कहा कि ये पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ था, पहली बार प्रेसिडेंट ने सीरियस नोट लिख के भेजी है कि ये पूरा आर्बिट्ररी है। आप किस ग्राउंड पे 17 पोस्ट लेके बैठे हो भाई? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से किस ग्राउंड पे एग्जेम्प्ट कर रहे हो? आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ने पहली बार, इंडियन प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट के इतने अगेंस्ट जाके काम किया, अब बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया। ठीक है, जब भी प्रेसिडेंट किसी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जाए, इसे हम कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? व्हाट इज सस्पेंसिव वीटो? इंस्टेंस समझ में आया? क्योंकि जब भी मेंस में क्वेश्चन बनेगा वो इंस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, वो आपसे कहेगा एक्सप्लेन विथ रिलेवेंट इंस्टेंसेस, तो आपको ये बिल लिखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आप लोग को सस्पेंसिव वीटो? प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, रीसेंड कर सकता है रीथिंक के लिए। ठीक भाई, सब याद ध्यान दो। यहां पे एक आता है क्वालिफाइड वीटो। अब ये क्या नाटक है सर? मान लीजिए प्रेसिडेंट ने रीसेंड किया, सॉरी सेंड बैक। अब पहले अगर 40% लोगों ने हाँ बोला हो और ये बिल पास हुआ है, तो अब 40 से ज्यादा हाँ बोलने चाहिए, तो ये बिल प्रेसिडेंट पे पास जा सकता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? लास्ट टाइम जितने लोगों ने हाँ बोला है, अब उससे ज्यादा मेजॉरिटी चाहिए। इट मीन वी नीड ओवर राइडिंग मेजॉरिटी। क्या पॉलिटिकल टर्म है? ओवर राइडिंग मेजॉरिटी।
अगर आपने ओवर राइडिंग मेजोरिटी से फिर से पास कर दिया तो प्रेसिडेंट बाउंडेड है साइन करने के लिए। ठीक है बेटा जी, ये कहां है? ये है यूएसए के प्रेसिडेंट के पास। अगर यूएस के प्रेसिडेंट ने रीथिंक करने भेज दिया है तो ओवर राइडिंग मेजोरिटी चाहिए, उसके बाद ही वो बाइंडिंग होगा। इन केस ऑफ इंडिया ये वीटो नहीं है। इंडिया के प्रेसिडेंट ने रीथिंक करने भेजा और सेम मेजोरिटी या उससे भी कम मेजोरिटी से रीपास हो गया तो प्रेसिडेंट इज बाइंडेड। यही हुआ था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब्दुल कलाम जी ने वापस भेजा था, पार्लियामेंट ने फिर सेम टू सेम पास करके वापस भेज दिया, और इस बार अब्दुल कलाम का कोई ऑप्शन नहीं था साइन करने के लिए, और वो बन गया एक्ट। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे ग्राउंड भी दिए हुए हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऐसी चीजों को कहा जाएगा जहां पे गवर्नमेंट से सैलरी मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई पोस्ट ऑफ पावर तो नहीं है। इन सब चीजों को चेक करके हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का पूरा एक प्रोसीजर मैं आपको आज ही पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, आज ही पढ़ाने वाला हूं। क्या सस्पेंसिव वीटो समझ में आया? व्हाट इज सस्पेंसिव वीटो? रिटर्न कर सकते हैं, जो एक बार रिटर्न कर सकते हैं। एक बार आपने रिटर्न किया, मान लीजिए सेम मेजॉरिटी या उससे कम में वापस पास कर दिया तो साइन करना ही पड़ेगा, तो कोई ऑप्शंस नहीं है। अगर सेम मेजॉरिटी या उससे कम मेजॉरिटी से भी वापस भेज दिया तो साइन करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास सस्पेंसिव वीटो है। यूएस में क्या रूल है? सेकेंड टाइम उससे ज्यादा मेजॉरिटी, ओवर राइडिंग मेजॉरिटी चाहिए, उसको हम क्या कहते थे? क्वालिफाइड वीटो। ठीक है बेटा जी, इसको सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है। थर्ड वीटो पॉकेट वीटो। देखिए क्यों मैंने ये यहां लिखा है और ये यहां लिखा है, इसका रीजन, कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंसिव वीटो एब्सोल्यूट वीटो ऐसे टर्म नहीं यूज करता। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कोई टर्म नहीं होती, वो हम पढ़ने के लिए करते हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बनाते हैं, बट आप लक्ष्मीकांत पढ़ो आपको सिर्फ ये टर्म मिलेंगे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि आइदर प्रेसिडेंट कैन गिव हिज एसेंट और विद होल्ड हिज एसेंट, खत्म। बोलने तक प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो की पावर है। क्या समझ रहे हैं आप मेरी बात? नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग और कॉन्स्टिट्यूशन समझने में फर्क है बेटा। ये कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स की जो पढ़ाई के लिए यूज किया जाता है। उसी तरह तीसरा है कि इस पूरे प्रोसेस में कहां लिखा है वैसे, किस आर्टिकल में ये सब वीटो पावर किस आर्टिकल में है? एनी आइडिया? 111 में भी कुछ चीजें हैं, वीटो पावर किसी एक आर्टिकल में नहीं है, इसलिए पढ़ाना है। ये काफी जगह है, जैसे मनी बिल की बात है तो 111 में लिखा है, उसके बारे में लिख दिया गया है। तो वीटो पावर कलेक्टिव आर्टिकल्स से बना हुआ है, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर प्रेसिडेंट बहुत सारा टाइम ले तो यही एक वो पॉइंट है जहां पे इंडियन प्रेसिडेंट इज एब्सोल्युटली पावरफुल, इज नॉट अ रबर स्टैंप। अगर उस एक आदमी का दिमाग खराब हो गया और उसको नहीं मजा आ रही, तुम कितने भी बिल पास करके भेज दो वो कुछ नहीं करेगा, बैठ जाएगा खाली उस फाइल पे बस। देखो वापस भेजा तो अगेन आ गया तो बाइंडिंग असाइन करना पड़ेगा, कुछ ना करे तो देख के फाइल छोड़ दो, बढ़िया है। इन दिस सिनेरियो he is the most powerful person on this earth, especially for India. भाई साहब ने अगर एक्ट करने से मना कर दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेसिडेंट को उसको पोस्ट से हटाने के लिए जो मेजोरिटी चाहिए वो मेजोरिटी आज तक किसी को नहीं मिली है। बहुत हैवी मेजोरिटी चाहिए सर। पता कितनी चाहिए? 550 का 2/3 प्रेजेंटेड वोटिंग का नहीं, 460 के आसपास लोग, इतना किसी के पास नहीं होते सर। आज बीजेपी के पास 280 नहीं, समझ रहे हो? बहुत अलग आदमी होता है प्रेसिडेंट। अगर वो अपनी पे आ गया, आया था एक बार, जरनाल सिंह करके प्रेसिडेंट थे, अब पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल लाया था, राजीव गांधी की सरकार थी, 1986 की बात है। इस बिल में क्या लिखा था कि गवर्नमेंट किसी के पर्सनल पोस्ट को पढ़ सकती है फॉर सिक्योरिटी रीजन, ऑब्वियसली खालिस्तानी मूवमेंट उस समय बहुत एक्टिव थी इसलिए। जरनाल सिंह को आया गुस्सा, उन्होंने सोचा रिकंसिडरेशन के भेजता हूं, फिर अगर वापस भेज दिया तो जरनाल सिंह ने साइन ही नहीं की, वो बैठ गया इस बिल पे।
सरकार गिर गई सर, साल के साल निकल गए, जनरल असेंबली ने बिल पे एक्ट ही नहीं किया। तो कर लो जिसको जो करना है, मैं नहीं करने वाला साइन। को फेमस पोस्ट ऑफिस बिल कहते हैं। वो कभी एक्ट बना ही नहीं, सरकार कितना ट्राई कर ली पर प्रेसिडेंट ने एक्ट ही नहीं किया, बोले जो करना है कर लो। अच्छा कभी ऐसा हुआ है प्रेसिडेंट ने विड्रोल कर दिया, ऐसा साइन करने से मना कर दिया, ऐसा हुआ है कभी इंडिया में? कब हुआ है? कब? केस में प्रेसिडेंट क्यों मना करेगा भाई? पेप्सू, एक एक्ट था पेप्सू एक्ट, पंजाब पे लागू होता था उस समय। वहां हुआ यूं कि पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल पास किया, वो बिल वहां के गवर्नर ने प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लिया, और जब प्रेसिडेंट साइन करने गए तब तो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गई, प्रेसिडेंट ने फिर साइन करने से मना कर दिया है। तो वहां एक बार पेप्सू में हुआ है, ऐसे काफी और इंस्टेंस से काफी बार हुआ है। एग्जैक्टली, पेंशन एंड अलाउंसेस ऑफ एमपी, वहां भी प्रेसिडेंट ने विथहोल्ड दिया था। वो क्यों किया था पता आपको? वो बिल पास हुआ, जिस दिन बिल पास हुआ उसके अगले दिन लोकसभा डिसॉल्व हो गई, लोकसभा के लास्ट डे पास किया था, तो प्रेसिडेंट ने विथहोल्ड कर लिया एसेट। वैसे भी कुछ इंस्टेंस हुए जहां पे एसेट को विथहोल्ड किया, पर देयर इज नो टाइम लिमिट, और इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में पॉकेट वीटो कह देते हैं। यहां इंडिया का प्रेसिडेंट यूएस के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यूएस का प्रेसिडेंट 10 डेज में एक्ट करना चाहिए, इंडिया का कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसलिए इंडिया के प्रेसिडेंट की पॉकेट बड़ी मानी जाती है यूएस के प्रेसिडेंट से। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। गुड इवनिंग कार्तिक जी, क्लियर है आप सब? बढ़ू आगे फिर, चलिए। तो ये प्राइमरली 3 टाइप्स ऑफ वीटो हैं, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट। ठीक है, तीनों के इंस्टेंसेस भी हमने देखे जो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस थे। इसके सिवाय क्या है? इसके सिवाय है कि इंडिया का गवर्नर, राज्यों के, नॉट इंडिया का, स्टेट के गवर्नर्स, वो भी बिल्स को रिजर्व कर सकते हैं फॉर द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। हाँ, यहां पे एक चीज भूल गया, सॉरी। इन केस ऑफ मनी बिल, इन केस ऑफ मनी बिल, लक्ष्मीकांत कहती है प्रेसिडेंट कैन नॉट अप्लाई वीटो, गलत है, प्रेसिडेंट कैन अप्लाई वीटो, पॉकेट वीटो और एब्सोल्यूट वीटो। आर्टिकल 111 बहुत क्लियर है कि प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न मनी बिल फॉर रीथिंक। तो बाकी वीटो तो लगा सकता है ना, एब्सोल्यूट वीटो लगा सकता है, पॉकेट वीटो लगा सकता है, हाँ मैं रिटर्न नहीं कर सकता। तो कभी भी लिखना हो तो ये लिखना कि मनी बिल के केस में सस्पेंसिव वीटो अप्लाई नहीं किया जा सकता, बाकी दोनों कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारी किताबें थोड़ा गड़बड़ कर जाती है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नर ने अगर कोई बिल रिजर्व कर लिया है प्रेसिडेंट के साइन के लिए, इस केस में क्या किया जा सकता है समझ। इस केस में प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। इस केस में प्रेसिडेंट कितनी भी बार रीथिंक करने को भेज सकता है। एक बार भेजा, स्टेट से वापस पास हुआ, प्रेसिडेंट को नहीं मजा आई, फिर भेज देगा। इन केस व्हेन गवर्नर रिजर्व द स्टेट बिल फॉर प्रेसिडेंट्स रिकंसिडरेशन, इट कैन बी अप्लाइड मल्टीपल टाइम्स। जैसे गुजरात का एक बिल था, मेरे हिसाब से गेस्को करके एक बिल हुआ करता था, एंटी टेरर बिल था गुजरात का। तब सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट हमारे कलाम साहब थे। उन्होंने ये बिल कितनी बार रिटर्न कर दिया, 2004 से हर बार रिटर्न कर देते। फाइनली सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट आई और 2016 में जाकर ये बिल फाइनली पास हुआ है, जब इनका प्रेसिडेंट आया था। तब तक वो एज इट इज था। ठीक है, तो गवर्नर के बिल रिजर्व पे वो कितनी भी बार सस्पेंसिव वीटो लगा सकता है। इवन इट कैन अप्लाई एब्सोल्यूट वीटो, सीधे साइन करने को मना भी कर सकता है, वो भी पॉसिबल है। और पॉकेट वीटो तो है ही है। क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं? 100%। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब गवर्नर का चैप्टर पढ़ेंगे तो गवर्नर का वीटो पावर के बारे में पढ़ लेंगे, ज्यादा मजा आएगा कि कौन कौन से ऐसे केसेस है जहां पे गवर्नर को मैंडेटरी रिजर्व करना है प्रेसिडेंट के साइन के लिए। यहां पे आपका प्रेसिडेंट का वीटो पावर भी इंक्लूड हो जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट इंस्टेंसेस एंड केसेस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, इसमें क्या फेमस है? पॉकेट वीटो। द पेप्सू, एब्सोल्यूट वीटो।
सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ पार्लियामेंट, एब्सोल्यूट वीटो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल, सस्पेंसिव वीटो। ठीक है, क्या आप समझ पाए बेटा? ये सारी चीज मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। क्वेश्चन सॉल्व करें, ट्राई कीजिए। With reference to the president's power to grant or withhold assent to a bill, consider the following statement. Unlike the US president, who must return a bill within 10 days, the Indian constitution does not prescribe a specific time limit. Yes. The president cannot exercise a suspensive veto in the case of money bill or constitutional amendment bill. True or false? Confused हो गए ना बच्चे? भाई ट्रू है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो कोई नहीं अप्लाई कर सकते, तो सस्पेंशन भी नहीं कर सकते, है कि नहीं? आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया खाली। थर्ड, इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न अ नॉन मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन and a parliament passes it again with the amendment, the president is bound to give his assent. Yes, with amendment or without amendment कोई फर्क नहीं पड़ता है, all three are true. ठीक है, next, when a governor reserves a state bill for consideration of the president, which of the following scenario is constitutionally valid? The president may direct the governor to return the bill to the state legislature for reconsideration. गवर्नमेंट में डायरेक्ट हो सकता है, बिल्कुल कर सकता है। If the state legislature repass the bill with or without change, the president is constitutionally obliged to give his assent? No. The president can exercise an absolute veto by simply withholding assent to a state bill and the bill subsequently die? Yes. President can simply hold. 1 and 3. Correct. ठीक है बेटा जी, चलिए, तो यहां पे आपका प्रेसिडेंट का वीटो पावर भी खत्म हुआ। और एक फंक्शन है प्रेसिडेंट के पास, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट पोस्ट्स लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इन सबके इंपॉर्टेंट पोस्ट की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही उनके लेटर इन हैंड एंड सील से करते हैं। समझ में आया आप लोग को? पक्का? नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ प्रेसिडेंट चैप्टर, व्हाट इज द प्रोसीजर टू रिमूव प्रेसिडेंट। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 72 इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट आर्टिकल। एक ही लाइन है उसमें, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, खत्म। भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे छोटा आर्टिकल है और एक टर्म का यूज किया गया है, शैल। इसका मतलब है कि पूरे देश में कोई एक सेकंड भी ऐसा नहीं होना चाहिए जब देश में प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो। प्रेसिडेंट की पोस्ट कभी खाली नहीं हो सकती। किस किस केस में प्रेसिडेंट की पोस्ट जा सकती है? पहला, इफ प्रेसिडेंट रिजाइंस। अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर दिया, किसके लिए रिजाइन करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। प्रेसिडेंट सेंड्स हिज रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट, तो पोस्ट वैकेंट हो गई। ठीक है। सेकंड, इफ प्रेसिडेंट डाइज, मर गए, तो भी वैकेंट हो गई, जैसे हमने डॉक्टर जाकिर खान के केस में देखा था। ठीक है। थर्ड ऑप्शन, इफ ही इज इम्पीच्ड, अगर उन्हें हटा दिया गया। तो इम्पीचमेंट कैसे किया जा सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही ग्राउंड है इम्पीचमेंट का, एंड दैट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द ओनली ग्राउंड, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि विथ नो डेफिनेशन। व्हाट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं डिफाइन किया, तो ये तो पूरा सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट आ गया। पार्लियामेंट की इच्छा जो उससे सही लगे वो मान लेगा वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक ही ग्राउंड है हटाने का, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट द डेफिनेशन ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए यहां पे पार्लियामेंट इज वेरी वेरी मच पावरफुल। ठीक है, आप समझना बेटा कैसे हटाया जा सकता है, व्हाट इज द प्रोसीजर। सबसे टफेस्ट प्रोसीजर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, सबसे टफेस्ट। पहला, ये हटाने का प्रपोजल लाने के लिए व्हाट वी नीड एटलीस्ट 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस। किसी भी हाउस में ला सकते हो आप, लोकसभा में ला सकते हो, राज्यसभा में भी।
जिस हाउस में आप ये प्रपोजल ला रहे हो वहां के 1/4 मेंबर्स की रिटन सिग्नेचर के साथ साइन होनी चाहिए। अब सोचो 1/4 क्या होता है। लोकसभा में टोटल मेंबरशिप कितनी है? 550, वो मैक्सिमम है। 545 करंट मेंबरशिप है। 545 का 1/4 कितना होता है? सॉरी, 130 प्लस मेंबर्स। 130 मेंबर की साइन तो खाली प्रपोजल लाने के लिए चाहिए। इमेजिन करो, ठीक है। चलिए, प्रपोजल आ गया। अब ये मान लीजिए रिजोल्यूशन अडॉप्ट हो रहा है, मतलब प्रेसिडेंट इसको एक्सेप्ट, सॉरी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक्सेप्ट कर रहा है। इन दैट सिनेरियो 14 days एडवांस नोटिस इज मैंडेटरी। प्रेसिडेंट को 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा कि सर आपके खिलाफ ऐसा कोई रिजोल्यूशन आने वाला है, बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है? 14 डेज का एडवांस नोटिस देने के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट की जा सकती है, जहां पे चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। ठीक है, ओके। अब ये जो आया इसको प्रपोजल कहते हैं। ठीक है, ये पूरा है प्रपोजल ऑफ इंपीचमेंट। जिस हाउस में आपने पहली बार रखा है उस हाउस में सिर्फ प्रपोजल दिया जाता है और कुछ नहीं। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, कोई अपनी बात नहीं रखेगा। इवन प्रेसिडेंट यहां का भी नहीं आने वाला। प्रेसिडेंट इस हाउस में नहीं आएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ये तो सिर्फ पहला स्टेज है, ये कंफर्म करने के लिए कि सच में सीरियस चार्जेस है कि नहीं है। और एक बार ये प्रोसेस हो गई, अब उस हाउस में व्हाट वी नीड 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इतना आपको मेजॉरिटी किसी और काम के लिए नहीं चाहिए। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज 545। इसका 2/3 कितना होता है इमेजिन कर लो आप। 450 के आसपास। इतने लोग अप्रूव करने चाहिए तो जाके ये एक प्रपोजल पास माना जाएगा। और ये पूरा प्रोसेस करके आपने किया क्या है? खाली प्रपोज किया है। ठीक है, 1/4 की रिटन नोटिस से आप नोटिस कर सकते, रिजोल्यूशन ला सकते हो। और जब भी ऐसा कोई मोशन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बन जाएगा सब्सटेंसिव मोशन। अब लिंक कर पाए पार्लियामेंट चैप्टर से, तो दिस विल बी योर सब्सटेंसिव मोशन, क्योंकि पार्लियामेंट का रिमूवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो प्रेसिडेंट का रिमूवल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए, एक बार इस हाउस ने इसको 2/3 मेजॉरिटी से पास कर दिया। अब इट विल गो टू द सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस विल एक्ट एज हाउस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसे हाउस ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है, क्योंकि यहां पे चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे और पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ठीक है, यहां कोई 1/4 मेंबर रिक्वायर्ड नहीं है बिल लाने के लिए। ये सिंपली एक हाउस से पास को मैं अज्यूम करता हूं, पहले हमने लोकसभा में रखा था, तो लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में आया। राज्यसभा में यहां पे प्रेसिडेंट के पास पावर है, प्रेसिडेंट कैन बी प्रेजेंट, कैन स्पीक ऑन हिज बिहाफ। नॉट ओनली दैट, प्रेसिडेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडवोकेट अटॉर्नी जनरल या वॉट एवर एडवोकेट ही वांट, वो इनके लिए हायर किया जाएगा। क्या समझ रहे हैं आप मेरी बात? और वो खुद बोले तो भी ठीक है, उनके एडवोकेट को बुलाए तो भी ठीक है, वो उनके बिहाफ पे अपने पॉइंट्स को रखेगा। और यहां पे डिबेट एंड डिस्कशंस होंगे कि चार्जेस कितने सही हैं, कितने गलत हैं। और जब ये प्रोसेस चल रही है, अब मुझे एक बात बताइए, यहां पे पार्लियामेंट क्या कर रहा है? पार्लियामेंट ड्यूटी क्या कर रहा है? जुडिशियल फंक्शन। पार्लियामेंट किसी को चार्ज कर रहा है किसी चीज के लिए। इन दिस सिनेरियो पार्लियामेंट इज परफॉर्मिंग अ जुडिशियल फंक्शन, इजंट इट? तो प्रेसिडेंट्स इंपीचमेंट प्रोसेस इज ए जुडिशियल फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। पूरा जुडिशियल नहीं है, इसलिए उसको क्वासी जुडिशियल कह देते हैं। The entire impeachment process is a quasi judicial process. ठीक है बेटा जी, पक्का? चलिए, प्रेसिडेंट साहब प्रेजेंट थे, उनका अटॉर्नी जनरल ने एडवोकेट किया, सब कुछ सही हो गया। अब पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद इस हाउस में फाइनल वोटिंग कराई जाएगी। और इफ ये हाउस भी 2/3 स्ट्रेंथ
ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अगर पास कर दे रेजोल्यूशन को, जैसे ही ये रेजोल्यूशन पास होगा, रेजोल्यूशन भेज दिया जाएगा सेक्रेटरीट के पास, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट के पास, और इमीडिएट इफेक्ट पे प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा। रेजोल्यूशन पास होते ही प्रेसिडेंट विल बी रिमूव्ड बाय इमीडिएट इफेक्ट, ऑन द स्पॉट प्रेसिडेंट हाउस खाली कर देगा, उसकी ऑफिस खाली कर देगा। अब ये प्रोसेस इतना टफ है कि पेपर में पढ़ाने ज्यादा तो समझने में टफ लगता है, इसीलिए आज तक इंडिया में कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं आया है जब प्रेसिडेंट के खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू की गई हो। वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ हुई है क्योंकि वो बहुत इजी प्रोसेस है। प्रेसिडेंट के खिलाफ आज तक इंडिया में इंक्वायरी भी नहीं शुरू हुई है कभी। एक बार लग रहा था जब राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के बीच टसल हो रही थी, बट कभी वो भी लेके नहीं आए। इसलिए आज तक हमने इस ऑफिस की सैंक्टिटी को बना के रखा हुआ है, इसकी पवित्रता को इंश्योर किया है। कभी कोई भी प्रोसेस इनके अगेंस्ट नहीं आई है, क्योंकि प्रोसेस इतना टफ, इट इज इम्पॉसिबल टू पास। किसी एक पार्टी के पास इतनी मेजॉरिटी दोनों हाउस में, है ना, इसलिए कभी भी आज तक ये रेजोल्यूशन इंडिया में नहीं पास किया गया। प्रेसिडेंट इज द ओनली पर्सन जो ओथ लेते हैं टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी सभी ओथ लेते हैं टू अडहेयर द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के काम करेंगे। प्रेसिडेंट इज द ओनली पर्सन हु टेक्स ओथ टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए इतना लेंथी प्रोसेस उनके रेजोल्यूशन के लिए दिया गया है कि ही इज नॉट ओनली अ नॉमिनल हेड, somehow he functions as a real head, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स भी हैं। डिस्क्रिशनरी पावर किस किस केस में हमने देखा, पॉकेट वीटो, यहां पे प्रेसिडेंट के पास बिल्कुल डिस्क्रिशनरी पावर है। सेकंड हम क्या देख रहे हैं, व्हेन नो पार्टी होल्ड्स मेजॉरिटी, यहां भी पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है। ये दो ऐसे इंस्टेंसेस है जहां प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन आ जाता है, मतलब प्रेसिडेंट सच में पावरफुल है, वो जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है, इसके सिवाय कुछ इंस्टेंसेस जहां प्रेसिडेंट काम करता है, जैसे कि यूनियन टेरिटरीज में या ट्राइबल एरियाज में, बट वो सब सब्जेक्ट टू एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स है। ये दो ऐसी पावर है जो उनके एब्सोल्यूट डिस्क्रिशनरी पावर मानी जाती है। ठीक है बेटा जी, डन। सो हेंस we concluded our entire precedent chapter. Let's solve a last question for today, not for today, for this chapter. Try कीजिए। अच्छा वीटो नहीं, सॉरी वीटो हो गया हमारा। With reference to the procedure for the impeachment of President of India, consider following. The resolution for impeachment must be passed by a majority of not less than 2/3 of the members present and voting. गलत, members total strength, present voting कितने में कोई फर्क नहीं पड़ता। While the president has the right to appear and be presented during the investigation in the second house, the constitution is silent on the president's right to cross-examine witness. False. President can cross-examine witness. If the president is removed from office, any executive act performed by them between dates of the resolution in the first house and the final vote on the second house are rendered void. No, never. अगर उनके खिलाफ रेजोल्यूशन प्रोसेस भी है तो भी उनके कोई एक्शन वॉइड नहीं माने जाते। Nominated members of either house of parliament can participate in the impeachment process even though they have no rights to vote in the presidential। ये सही है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमने क्या देखा था, एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें खाली इलेक्टेड मेंबर होते हैं। रिमूवल में देखो स्टेट लेजिस्लेचर का रोल खत्म हो गया। रिमूवल में एमएलए नहीं आ रहे वोट देने, इलेक्शन में एमएलए आए थे। रिमूवल में इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड मतलब नॉमिनेटेड दोनों मेंबर पार्ट लेते हैं, बट किसके, लोकसभा और राज्यसभा के। स्टेट लेजिस्लेचर इसमें कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, इस तरह तो ओनली 4 आंसर होना चाहिए, जो है ही नहीं ऑप्शन में। अच्छा ये है ना, हाँ ये ओनली 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ट्राई कीजिए। अच्छा ये रुक जाओ, इसके लिए वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाना जरूरी है। वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ने के बाद हम इस प्रोसेस में आएंगे। ठीक है, सो कैन आई एंड माय लेक्चर हियर। फिर 2 आवर्स हमने प्रेसिडेंट के फंक्शंस ऊपर से पढ़े, मैंने बहुत डिटेल में तो अभी भी नहीं किया, आधा ऊपर से पढ़ाया। 2 घंटे खाली इलेक्शन करवाया, तो 4 घंटे में तो प्रेसिडेंट कंप्लीट हुए, वो भी कहां से, ऊपर से।
हाँ, बट तुम्हारे एग्जाम के लेवल पे इतना मोर देन इनफ हो जाता है, तुम्हें इससे ज्यादा ज्ञान बटोरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कोई बच्चा ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ पूछना चाहे तो आप लोग पूछ सकते हो। देन आई एंड दिस लेक्चर एंड रीशेड्यूल आफ्टर बर्ड्स। इसके बाद दूसरा लेक्चर भी ना आज तो क्या आगे बोर हो गई? अरे यार कोई कुछ पूछना हो तो पूछ लो भाई, 5-7 मिनट है। चलो किसी को कुछ नहीं पूछना, लेट्स एंड दिस लेक्चर।